व्यवहार कौशल विषय पर हम लोगों ने 4 दिन तक चर्चा की थी और उसमें आप लोगों के जो फीडबैक है, आपका जो प्रश्न है, उनसे हम बहुत प्रोत्साहित हुए और इसी अनुक्रम में अब आपको हम आज से कंप्यूटर स्किल्स के इस मॉड्यूल पर आगे इस विषय पर हम आपके साथ में विषय विशेषज्ञों के साथ 3 दिन तक चर्चा करेंगे। आज, कल और परसों, यानी कि आज 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को समय सारणी आपके मेंटर्स ने संभवतः आपको उपलब्ध करा दी होगी और इसी तरह से जो हमारा प्रथम मॉड्यूल था उसके जो प्रेजेंटेशंस हैं वो भी हमने उपलब्ध करा दिए हैं, आपके मेंटर्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे। आपका फीडबैक हमें यदि सतत रूप से मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आवश्यक संशोधन जो हमें किए जाने हैं इस प्रशिक्षण में, हम उसको जरूर करेंगे। आपके सुझावों को हम सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब लाइफ में, आप लोग सब जानते हैं और अब शायद ऐसा कोई भी युवा होगा जो कि इससे अपरिचित है। कंप्यूटर का अर्थ वो टेबल पे रखा हुआ बड़ा सा स्क्रीन, वो सीपीयू वही नहीं रहा, या वो कीपैड ही नहीं रहा जिसको कि ट्रेडिशनली हम उस कंप्यूटर के रूप में देखते हैं। अब कंप्यूटर आपके हाथ में है, जो आपका एंड्रॉयड फोन है वो फोन भी एक तरह का कंप्यूटर है और उसी के माध्यम से आज भी आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप वर्चुअल कक्षाओं में जाते हैं तो वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही हम लोग संचालित करते हैं। कहने का मेरा आशय यही है कि अब कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और ज्ञान के क्षेत्र में जो कि असीमित रूप से फैला हुआ है, हम इस कंप्यूटर के माध्यम से उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। एक उद्यमी के रूप में ऐसे कौन से स्किल्स हमारे पास होने चाहिए, ऐसे एक विद्यार्थी के रूप में ऐसे कौन से कौशल हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हम कंप्यूटर्स का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकें। तो ऐसे ही कुछ विषयों पर एक शुरुआत से हो सकता है कि आप में से बहुत कुछ उसको जानते भी हों, लेकिन हमारे विषय विशेषज्ञ 3 दिन आपसे चर्चा करेंगे और आज की चर्चा हमारे बीच में सुश्री अभिलेखा अग्निहोत्री मैडम कर रही हैं, जो कि एनआईसी में यहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में भोपाल में काम करती हैं और प्रशासन अकादमी में आप विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यहाँ पर आती हैं। ऐसी युवा विशेषज्ञ जो कि कंप्यूटर की जो आधुनिक विधाएं हैं उनके साथ जो परिचित हैं, ऐसी मैडम का मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने आज पूरे दिन का समय हमें दिया है। वो पूरे प्रदेश को आज तीन चरणों में हमारे साथ मैडम आज चर्चा करेंगी। मैं स्वागत करता हूं मैडम अग्निहोत्री का, वे आए और आज के सत्र का प्रारंभ करें। मैडम अग्निहोत्री। थैंक यू सो मच सर। आज जैसा कि हम देखेंगे कि हमें अगर आगे अपने करियर को सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ाना है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जो आगे हमेशा लाइफ लॉन्ग हमारे लिए मददगार होगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, हम कभी भी सिस्टम पे बैठते हैं तो हमें मानसिक रूप से इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि सिस्टम में कोई भी कमी आ जाए, सिस्टम में कोई भी चीज गड़बड़ हो जाए, मुझे सबसे बेसिक चीज क्या करनी है। देखिए, आपको अपने सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए अपने सिस्टम की बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके सिस्टम की आप बेसिक जानकारी कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सिस्टम पे। तो देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पे आपको आइकॉन दिखता है दिस पीसी, या आपको आइकॉन दिखता है हम यहाँ से जो भी करेंगे ना
ओके, सो अभी हम यहाँ देखेंगे कि अगर आपको अपनी बेसिक सिस्टम की आधारभूत जानकारी लेनी है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन डेस्कटॉप पे आइकॉन होता है दिस पीसी, जो मेरी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है, या आपके सिस्टम में आपको ज्ञात होगा माय कंप्यूटर या कंप्यूटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिस पीसी या माय कंप्यूटर पर यहाँ पे जाके माउस के माध्यम से राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे अंतिम विकल्प प्रदर्शित होगा प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। हाँ जी, तो जैसे ही आपके समक्ष ये स्क्रीन प्रस्तुत हो जाएगी तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए, कभी भी आपको सिस्टम में कोई भी चीज इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैं पुनः आपको बताऊंगी कि ये मेरा जो डेस्कटॉप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस पीसी आइकॉन। यदि आपके पास सिस्टम दूसरा होगा तो वहां आपको दिखेगा कंप्यूटर या माय कंप्यूटर आइकॉन। तो सबसे पहले दिस पीसी आइकॉन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज विकल्प आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगा, इसका चयन करना है। जैसे ही आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो ये देखिए आपको अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं, वो प्रदर्शित हो जाएगी कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, इसमें रैम कितने जीबी की है, ये सिस्टम टाइप कितने बिट का है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अपने सिस्टम में, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है या किसी भी सॉफ्टवेयर के या एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य करना है। आपके सिस्टम का एडिशन कौन सा है, तो जैसे हमारे सिस्टम का एडिशन यहाँ प्रदर्शित हो रहा है विंडोज 10 प्रो, हो सकता है आपके पास विंडोज 8 हो या विंडोज 7 हो। तो कोई भी सिस्टम होगा उसका आपको स्पेसिफिकेशन ज्ञात करना अनिवार्य होगा। ये ज्ञात करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए, ये हमारी स्क्रीन है। कभी भी हम सिस्टम पे कार्य करते जाएंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है कि राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पर और आप इसको रिफ्रेश कर लेंगे 1 से 2 बार। अब हम बात करते हैं वर्ड की। तो मैं सबसे पहले वर्ड को ओपन करती हूँ। मैं यहाँ पे इस स्क्रीन से आपका परिचय कराना चाहूंगी। ये यहाँ देखिए, ये मेरा कर्सर जहां मूव कर रहा है, यानी कि ये सबसे टॉप लाइन, ये देखिए जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यानी समझ लीजिए ये क्रॉस वाला ऑप्शन है, यहां से लेके ये वाला जहां पे आपको ये सेव बटन दिख रहा है, ये जो पूरी लाइन है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे आपको क्या क्या प्रदर्शित होता है, देखिए ये ज्ञात करना इसलिए और इसको जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्क्रीन से आपका या एक दस्तावेज से आपका परिचय करवाता है। तो टाइटल बार पे टाइटल सबसे ऊपर होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर मिलेगा टाइटल बार। तो ये डॉक्यूमेंट 1 जो होता है ये होता है दस्तावेज का नाम, और ये जो वर्ड होता है ये होता है दस्तावेज का प्रकार। तो अभी बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने आपको जो नाम दिया है वो है डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफॉल्ट से तात्पर्य होता है जो सिस्टम स्वयं निर्मित करके देता है, इसमें आप बाद में संशोधन कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट नेम है डॉक्यूमेंट 1 और जो टाइप है दस्तावेज का प्रकार वो है वर्ड। यहां से आप मिनिमाइज कर पाएंगे। ये एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मिनिमाइज हो गया। अब आप नीचे ये जो सबसे बॉटम स्क्रीन है बार है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार पे आपको ये दस्तावेज फिर से प्रदर्शित होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये पुनः आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। ये है मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन का बटन, ये यहाँ आपको मिनिमाइज बटन के जस्ट राइट हैंड साइड प्रदर्शित होगा। ये इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पे जैसा आप चाहें आवश्यकता अनुसार इसको प्रदर्शित कर सकते हैं और यहां से आप क्लोज कर पाएंगे। देखिए, हम कहीं पे भी आगे काम करना चाहते हैं, आज की डेट में सारे के सारे काम जो है वो सिस्टम के माध्यम से होते हैं। तो चाहे हमें कोई रिपोर्ट बनानी हो, यहाँ तक कि आप यदि किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना रिज्यूमे बनाना हो, सारी की सारी चीजें आप वर्ड में सिस्टम के माध्यम से ही कर सकते हैं। हम अगर किसी जॉब के लिए बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी होती है, जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, नए नए लेटर बनाना, उस पे अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग करना। तो आज के टॉपिक में हम ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया है। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे जो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो रहा है,
इसको छोटा और बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, जूम इन जूम आउट, जो आप लोग जनरली मोबाइल पे भी करते हैं। तो इसका एक उपाय तो है कि आप यहां से इस कर्सर के माध्यम से जूम इन जूम आउट करेंगे, प्लस की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, माइनस की तरफ जाएंगे तो घटता जाएगा। अदरवाइज इसकी एक शॉर्टकट की ये है कि आप कंट्रोल की को दबाएं और माउस के व्हील को स्क्रॉल करें। तो ये देखिए, ये स्क्रीन आपकी बढ़ती जा रही है और अगर आप चाहें तो इसे छोटी कर सकते हैं। जैसा आपको आवश्यक लगे, जो आपको मददगार साबित हो, आप वैसा काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एक दस्तावेज को क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्ले सेटिंग में 150% का लोग को दिख ही नहीं रहे ऑप्शंस। यहाँ पर्सनलाइज डिस्प्ले सेटिंग आ रहा है। प्रेजेंटेशन में है क्या? शुरू कर दो। अब यहाँ पर जैसे ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट में आए तो मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जो है उसे ड्राफ्ट कर लिया, या कह सकते हैं कि मैंने एक छोटे से दस्तावेज का निर्माण कर लिया। अब आप जब यहाँ पे, चाहे आप हिंदी भाषा में टाइपिंग का प्रयोग करें, चाहे आप इंग्लिश भाषा में टाइपिंग का प्रयोग करें, आपको यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स जरूर दिखाती हैं। जैसे यहाँ पर एक मिस्टेक है, जहां आपको ये रेड लाइन दिख रही है, तो मैं यहाँ पे माउस को ले जाके राइट क्लिक करूंगी तो ये आपको दिखाएगा कि मिस्टेक क्या है। तो ये एक जरा सी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी कि हमें कॉमा के बाद स्पेस देना था। तो ये देखिए, ये एरर यहाँ से रिमूव हो गई। अब हम देखते हैं कि किसी भी दस्तावेज के निर्माण के लिए, यदि हम किसी भी विभाग में या आप अपने ऑफिस में, या कह सकते हैं कि आप आगे जाके कहीं पर भी दस्तावेज का निर्माण करते हैं, तो देखिए छोटी छोटी फॉर्मेटिंग हमेशा काम में आती है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कंट्रोल और ए दबाएंगे तो संपूर्ण दस्तावेज एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, या आप डायरेक्ट माउस के माध्यम से इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट पे, तो फॉन्ट पे जाके आप जो भी फॉन्ट देना चाहते हैं आप यहाँ से वो फॉन्ट दे सकते हैं। आप फॉन्ट की साइज यहाँ निर्धारित करना चाहते हैं तो फॉन्ट की साइज भी आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो मैं स्क्रीन पे प्रदर्शित कर रही हूँ, क्या ये आपको बराबर तरीके से प्रदर्शित हो रहा है? अगर नहीं तो आप उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने कोशिश की है कि आपको स्क्रीन प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो। इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से आपने देखिए वर्ड में आप कोई भी कार्य करें, जब तक आपने उस पर सिलेक्शन नहीं किया है, आप मान के चलिए कि आपका जो भी आप कमांड दे रहे हैं वो उस पर लागू नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट का, देखिए जनरली जब हम लोग विभाग स्तर पर या कहीं पर भी दस्तावेज का निर्माण करते हैं तो उसकी फॉन्ट साइज हम 11 या 12 जो है फिक्स रखते हैं। लेकिन बाई चांस यदि आप देखना चाहते हैं कि मुझे इसको कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है, तो ये देखिए, ये होता है इंक्रीज फॉन्ट, यानी कि कैपिटल ए के साथ अपवर्ड एरो आपको दिखता है। तो इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए आपके फॉन्ट की साइज इंक्रीज होती जाएगी। इसी के जस्ट राइट हैंड साइड आपको दिखता है
कैपिटल ए विथ डाउनवर्ड एरो, तो इसको कहते हैं हम डिक्रीज फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट। तो इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो स्क्रीन पे जो फॉन्ट है उसकी साइज कम होती जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट पता है कि मुझे एक लिमिट डिसाइड करनी है तो आप यहां से 11, 12 जो आप फिक्स करना चाहते हैं वो आप यहां से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये यहाँ पे किया, इसके बाद मैंने केवल और केवल मात्र हेडिंग को सिलेक्ट किया। हेडिंग को हम सिलेक्ट करते हैं और उसको हम क्या करेंगे, या तो बोल्ड कर देंगे। तो देखिए बोल्ड करने के लिए ये स्क्रीन पे आपको बी दिख रहा है, नहीं तो कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब गहरा। इटैलिक करना है हमको तो कंट्रोल के साथ आप आई दबाएंगे तो ये हल्का सा तिरछा हो जाएगा, या हम डायरेक्ट यहां से भी क्लिक कर सकते हैं तो ये इटैलिक हो गया। अब हम आते हैं कंट्रोल यू यानी कि अंडरलाइन। तो यदि आप कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ एरो पे आएंगे, आप जैसी भी अंडरलाइनिंग देना चाहते हैं किसी भी हेडिंग को आप वो यहां से दे सकते हैं। इसके बाद अब आता है अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट 4 तरीके के होते हैं, लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट और जस्टिफाइड। हमारे जितने भी दस्तावेज का निर्माण होता है या आप कभी भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो आपके जो दस्तावेज में जो अलाइनमेंट सेटिंग है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होनी चाहिए, यानी कि कंट्रोल जे। तो अब एक काम करते हैं, मैं इस संपूर्ण दस्तावेज को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए की का प्रयोग करूंगी और इसको कर दूंगी जस्टिफाइड। ये देखिए, यानी दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट साइड दोनों एंड से एक जैसा दिखेगा। हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम हेडिंग को सिलेक्ट करके या तो सेंटर कर दें या राइट अलाइनमेंट कर दें या लेफ्ट अलाइनमेंट कर दें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आगे आके देखते हैं, कई बार क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई रिपोर्ट बना ली या आपने कोई दस्तावेज बना लिया। अब इसके बाद आपसे बोला जाता है कि जैसा अभी वर्तमान में मैंने टाइप किया है, इस प्रारूप को मैं कहती हूँ सेंटेंस केस, यानी कि पहला अक्षर कैपिटल, फुल स्टॉप के बाद का पहला अक्षर कैपिटल, हेडिंग का पहला अक्षर कैपिटल, तो इसे हम कहते हैं सेंटेंस केस। लेकिन मान लीजिए आपके सीनियर द्वारा या आपसे जो सीनियर डेजिग्नेशन पर है उसके द्वारा ये बोला जाता है कि नहीं ये तो पूरा कैपिटल में होना चाहिए था, तो आप परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि अब क्या ये मुझे दोबारा पुनः फिर से टाइप करना होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक कमांड है, आप फिर से इसको कंट्रोल ए करेंगे और इसे हम यहाँ पे देखेंगे चेंज केस। इस कमांड के माध्यम से आप इसका जो केस है वो चेंज कर देंगे। जैसे मैंने किया लोअर केस तो ये पूरा का पूरा स्मॉल में चला गया। अब मैं करूंगी अपर केस तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो कैपिटल उसमें हो गया। अब आप चाहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर शब्द का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा, और यहां आपसे कर देंगे पुनः सेंटेंस केस। ये देखिए, तो यहां से वापस आपका सेंटेंस केस हो जाएगा। ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो हमने एक चेंज केस प्रयोग किया है ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही अप्लाई होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बनाना पड़ता है। देखिए हम कहीं पर भी चले जाएं, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम कॉलेज में हो, चाहे हम किसी विभाग में काम करें, जो आपको लिस्ट है सूची वो कभी ना कभी हमें निर्माण करनी ही पड़ती है। तो देखिए सूची का निर्माण करना है आपको तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक तरीका होता है बुलेट और एक तरीका होता है नंबरिंग। तो देखिए सबसे पहले जहां कर्सर होगा, आप एक तरफा है मेरा प्यार हुए दिल समझता ही नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट होगा बुलेट या नंबर का ये वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने अपना जो कर्सर है वो एक फ्रेश लाइन पर रखा हुआ है। अब बुलेट और नंबरिंग में अंतर क्या होता है, बुलेट एक तरफा है मेरा प्यार और नंबरिंग में ये अंतर होता है कि बुलेट जो होते हैं वो एक सिंबल के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जैसे डॉट, टेक, एरो, और जो नंबरिंग होती है वो प्रॉपर नंबरिंग का एक फॉर्मेट होती है। जैसे ये हो जाएगा 1 2 3 रोमन का फर्स्ट सेकंड थर्ड और अल्फाबेटिकल ABC। तो आप जो चाहते हैं आवश्यकता अनुसार उसका आप चयन करेंगे विकल्प का। तो मैंने यहाँ पे विकल्प का चयन किया। अब इसके बाद
इसका फायदा ये होता है कि अगर आप मैन्युअली खुद से टाइप करके लिखेंगे तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग देनी पड़ेगी, फिर आप आगे का टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, फिर आप आगे का टॉपिक लिखेंगे। तो हम इसको करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, अब देखिए जैसे ही मैं एंटर करती हूँ नेक्स्ट नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसके बाद मैं दूसरा नाम लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे ये कुछ नाम लिखे। अब इसके बाद यदि आपको लगता है या आपको बोला जाता है कि भाई ये जो आपने यहाँ पे नंबरिंग ली है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं लेनी थी, यहाँ पे हमको क्या लेना था, यहाँ पे बुलेट लेना था, यानी कि किसी सिंबल को प्रदर्शित कराना था, तो आप इसको पुनः सिलेक्ट करेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बार हम जो सिलेक्ट कर ले उसके बाद हम उसमें बाद में संशोधन नहीं कर सकते। आप सिस्टम में कभी भी कहीं पे भी संशोधन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे नंबरिंग है, अब मैं चाहती हूं कि ये एरो या बुलेट के माध्यम से प्रदर्शित हो, तो ये आप कर सकते हैं। अब देखिए हमने सूची तो बना ली, लेकिन सूची बनाने का भी एक तरीका होता है। सूची आप हमेशा एक क्रमबद्ध तरीके से बनाते हैं, कहीं पर भी जाएं, या तो उसका क्रम जो होता है अगर आप पद के आधार पे बनाएंगे तो देखिए वो आपको स्वयं निर्मित करना होगा, लेकिन यदि हम अल्फाबेटिकल क्रम की बात करते हैं तो वो हम सिस्टम के माध्यम से निर्मित कर सकते हैं। देखिए या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में निर्मित करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में निर्मित करेंगे, तो ये दोनों ही तरीके कैसे यहाँ पे हम लागू कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसा मैंने बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस बोला था कि वर्ड में कोई भी कमांड अगर आपको अप्लाई करनी है तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा, यानी कि किस स्थान पर आप वो कमांड लगाना चाहते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे आपने क्या किया, अपना जो डेटा था वो सिलेक्ट कर लिया, यानी कि जहां आप कमांड लगाना चाहते हैं उस स्थान को आप चयन कर लें। उसके बाद ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की विधि है इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है सॉर्टिंग, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में क्लिक होता ही है, मैंने इस पे क्लिक किया और ये मैंने कर दिया ओके। ये देखिए मेरा यहाँ से जो है ऑर्डर जो मैंने पहले नाम लिखे थे वो ऑर्डर चेंज हो गया। हम एक बार फिर से देख लेते हैं, अभी भी मेरा सिलेक्ट है, मैं फिर से सॉर्टिंग पे गई, अब मैंने इसको कर दिया डिसेंडिंग। ये देखिए ये फिर से जो नाम था ये अब चेंज हो गया। तो ये सॉर्टिंग की विधि है, ये आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी हम किसी भी तरह की सूची का निर्माण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, जब हम दस्तावेज बना लेते हैं तो कई बार क्या होता है, एक लाइन जो है वो हमारी नेक्स्ट पेज पे जा रही है, हम उसका प्रिंट निकालते हैं, तो अब क्या होगा कि बार बार एक लाइन पढ़ने के लिए मुझे अपना पेज जो है वो टर्न करना होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि क्यों ना जो एक लाइन दूसरे पेज में शिफ्ट हुई है उसको हम इसी पेज में शिफ्ट कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी लाइनों के मध्य की जो दूरी है वो चेंज करनी होगी। तो उस विकल्प को हम कहते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे अभी देखते हैं हम कि यहाँ पे मुझे जो हेडिंग है और पैराग्राफ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेसिंग दिख रही है। तो देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, अभी मैंने अपना कर्सर हेडिंग के एंड में रखा और मैं गई लाइन स्पेसिंग पे। तो अभी वर्तमान में मैं सबसे कम स्पेसिंग जो है वो 1.0 की है, तो मैं वो कर देती हूँ 1.0। ये देखिए आपको अंतर दिखा होगा, मेरी जो पैराग्राफ की लाइन है वो जरा सी ऊपर शिफ्ट हुई होगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि जो लाइन है वो प्रॉपर इस पेज में शिफ्ट नहीं हो पाई है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहां से मैं जाऊंगी और कर दूंगी रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए जितना भी पॉसिबल स्पेस था वो अब रिमूव किया जा चुका है, क्योंकि हम हिंदी में भी काम करते हैं तो देखिए मात्राओं के लिए इतना स्पेस होना अनिवार्य है। आप चाहें और स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, आप चाहते हैं घटाना तो लाइन स्पेसिंग के माध्यम से आप इसको घटा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक विकल्प आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, देखिए मैंने एक जरा सी ये हेडिंग को सिलेक्ट किया और स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक किया। ये देखिए मैं फिर से बताती हूं, मैंने यहाँ पे एक शब्द का चयन किया और स्ट्राइक थ्रू पर, ये जो एबीसी आपको कटा हुआ दिख रहा है अंडरलाइन के राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू विकल्प, इस पे मैंने क्लिक किया।
क्या हुआ, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अक्षर है ये कट गया। तो सिस्टम में ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि आपको ये बीच बीच में कट करना पड़े, क्योंकि सिस्टम में कभी भी लिखा जा सकता है, कभी भी मिटाया जा सकता है। तो देखिए ये क्या होता है, जब आप किसी दस्तावेज का निर्माण करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका सीनियर जो है वो हमेशा आपके सामने फेस टू फेस अवेलेबल हो ही। तो अब वो आपसे क्या बोलेगा कि भाई मुझको मेल कर दो, तो आपको वो उस दस्तावेज में जो भी संशोधन बताना चाहता है वो इस तरीके से मार्किंग करके दे देते हैं, ताकि आप जब भी इस पे काम करो आपको याद रहे कि यहाँ क्या संशोधन करना था। देखिए ये अभी आपने लगा तो दिया है, लेकिन इसका सही तरीका क्या है, जब भी आप स्ट्राइक थ्रू विकल्प का प्रयोग करते हैं तो इसको सिलेक्ट करें और आप ये हाइलाइटर दिख रहा है, यहाँ हाइलाइटर पे आके एक हाइलाइटर से इसको रंग का चयन कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अब इन फ्यूचर आप कभी भी इस दस्तावेज को देखोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि मुझे इस स्थान पर संशोधन करने थे। अब जैसे ही आपका काम हो जाए तो आप पुनः यहाँ पे आएंगे, नो कलर पे क्लिक कर देंगे और पुनः स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो वर्ड था या जो आपका सेंटेंस था वो जैसा था पुनः वैसा हो जाएगा। फिर से देखें, स्ट्राइक थ्रू पे मैंने फिर से क्लिक किया और यहाँ पर आई और नो कलर कर दिया। तो ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट जैसा पहले था पुनः वापस वैसा ही हो जाएगा। अब इसके बाद इस टैब में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फाइंड रिप्लेस ऑप्शन, जो मैं बिल्कुल कह सकती हूं कि आने वाले समय में हमको हमेशा जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया संशोधन के लिए या किसी भी तरह के अपडेशन करने के लिए हमें हमेशा तैयार होना होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम फाइंड रिप्लेस माध्यम से कैसे दस्तावेज में इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपने कहीं पे गए, आपने एक रिपोर्ट बनाई है, अब उस रिपोर्ट में बोला गया कि भाई जिस प्रोजेक्ट की आपने रिपोर्ट बनाई उस प्रोजेक्ट का नाम ही बदल गया है। मान लीजिए 400 पेज की आपकी रिपोर्ट है या 25 पेज की आपकी रिपोर्ट है, तो आपके प्रोजेक्ट का नाम कहां कहां आया है आप कितना ढूंढते रहेंगे। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें मैं देखती हूं कहां कहां हेल्थ आया है, तो मैं हेल्थ को डॉक्टर से रिप्लेस कर देती हूं, तो ढूंढेगा भी सिस्टम और रिप्लेस भी सिस्टम कराएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि आपके डॉक्यूमेंट में जैसे मैं हेल्थ को सर्च करवा रही हूं, तो यदि आपने कहीं हेल्थ की स्पेलिंग गलत कर दी है तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, यानी कि डुप्लीकेसी को ही ये सर्च करता है और उसी को रिप्लेस करता है। तो अब हम देख लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि कहां कहां हेल्थ है मैं ये सर्च करवाना चाहती हूँ इस डॉक्यूमेंट में, और अब मैं गई फाइंड पर। ये देखिए यहाँ पे एक नेविगेशन विंडो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। ये आपको बता रहा है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में 4 रिजल्ट हैं, मतलब इस 4 लाइन के पैराग्राफ में आपके पास 4 रिजल्ट आए हैं इस वर्ड के। अब आपको क्या करना है, आप ये इस एरो पर आएंगे, इसके बाद आपको करना है रिप्लेस। अब आपने फाइंड तो उसने कर दिया, अब आप जाएंगे रिप्लेस पर। तो फाइंड हुआ है हेल्थ और रिप्लेस क्या होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे टाइप किया अब वो पूछेगा रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। देखिए हर कमांड का कब और कहां प्रयोग करना है ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि मुझे एक ही वर्ड रिप्लेस करना था तो उसके लिए मैं डायरेक्ट वहां से डिलीट करके रीटाइप कर देती, लेकिन जब मल्टीपल जगह काम हो और मुझे पता ना हो कि कितना समय लगेगा तो ऐसी जगह इस विकल्प का प्रयोग करना सबसे मददगार साबित होगा। तो अब मैं गई रिप्लेस ऑल पर, जितने भी रिप्लेसमेंट थे सिस्टम द्वारा कर दिए गए हैं। ये आपको एक मैसेज भी देगा, ये देखिए जहां जहां आपका डॉक्टर था वहां ये हेल्थ था वहां डॉक्टर आ गया। जरूरी नहीं है कि ये कमांड जो मैंने आपको बताई है ये सिर्फ पैराग्राफ में ही अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको फिर से बताती हूँ, मैंने यहाँ लिखा, ये मेरी लिस्ट है। अब मुझे देखना है कि भाई मुझे 50 नेम्स की एंट्री करनी थी, धोखे से हो गई 51, किसकी डबल एंट्री हो गई। या मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जो कविता है वो धोखे से ये जो नाम है गलत टाइप हो गया है, कविता की जगह तो मुझे कुछ और नाम टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगी, ये देखिए, फिर से जाऊंगी फाइंड पर,
फिर से ये नेविगेशन विंडो ओपन होगी। अब जाऊंगी रिप्लेस पर। अब मैं इसको किस नाम से रिप्लेस करना चाहती हूं, तो आप यहां पर आके नया नाम लिख लेंगे और रिप्लेस ऑल। फिर से आपके पास मैसेज प्रदर्शित होगा। तो ये देखिए, जैसा मैं आपको बता चुकी हूं कि चाहे आप सूची में इस कमांड को लगाएं, चाहे आप पैराग्राफ में इस कमांड को लगाएं, ये दोनों ही जगह कार्य करता है। तो अब आपके लिए किसी भी एक दस्तावेज में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढकर नए वर्ड से संशोधन करना बहुत आसान होगा और सेकेंडों में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट टैब पर। देखिए, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इसे हम कहते हैं टैब। लोग कहते हैं ऑप्शंस पे जाओ, बल्कि इसका सही नाम जो है वो है टैब। और ये जो नीचे आपको ये जो स्क्रीन प्रदर्शित हो रही है ना रूलर से ऊपर, इसको हम कहते हैं रिबन, क्योंकि ये देखिए, ये एक रिबन पैटर्न में आपके सामने चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फिर से देखिए, आप कहीं पे भी काम करते हैं तो जैसा मैंने आपको बोला कि लिस्ट तो हमको हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बनानी ही पड़ती है। अब बात करते हैं कि मुझको अब बनाना पड़ रहा है टेबल। देखिए, आप कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी विभाग में काम करते हैं, तो टेबल और लिस्ट तो आप मान के चलिए कि आपको डेली बेसिस पर क्रिएट करना ही करना है। तो अब हम इसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अब देखेंगे। अब सबसे पहले हम गए टेबल पे। मैं फिर से बता दूं, ये जो है टेबल, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जहां आपका कर्सर होगा टेबल वहीं पे इंसर्ट होगी। तो सबसे पहले मैं गई टेबल पे। टेबल को निर्माण करने के दो तरीके हैं। देखिए, या तो डायरेक्ट आप यहां से जितने बाय जितने की टेबल आप चाहते हैं आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे भी प्रदर्शित हो रहा होगा कि इसका चयन मुझे किस आधार पे करना है। या तो ये तरीका है, आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए आपके पास टेबल बनके आ गई। या आप क्या करेंगे, आप टेबल पे जाएंगे, आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि कितने रो और कितनी कॉलम्स की टेबल का आपको निर्माण करना है। जैसे बोला गया 4x4 की टेबल हमें बनानी है, तो मतलब 4 रोज और 4 कॉलम्स। ये देखिए, मैंने 4 रोज और 4 कॉलम्स यहाँ पे मेंशन कर दिए और अब मैंने इसको ओके किया तो ये देखिए, ये आपकी टेबल बनके आ गई। अब हम टेबल पे कैसे कैसे और इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए काम करते हैं। हम पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल में कुछ हेडिंग लिख ली। अब देखिए, टेबल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेबल जैसा मैंने आपको बताया हमारे डेली के जो काम आते हैं उसमें टेबल और लिस्ट ये तो डेली ही हमको क्रिएट करनी ही पड़ती है। तो टेबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर आपको ध्यान से देखना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी, अब क्या करना है, देखिए मुझे टेबल बना ली मैंने। अब आपको बोला गया कि भाई ये जो टेबल है ये छोटी है, इसमें कॉलम्स की साइज को बढ़ाना है। कॉलम्स यानी कि ये जो लंबे में होंगे ये कॉलम है, और रोज ये जो ऐसे आड़े में होंगी ये आपकी रोज है। सो अब मुझसे बोला गया कि आपको ए और बी कॉलम के मध्य एक नया कॉलम ऐड करना है। तो मैंने अपना कर्सर रखा ए पर, यानी कि पहले कॉलम पर। यहाँ पे मैंने किया राइट क्लिक। जैसे ही मैं राइट क्लिक करती हूँ तो मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए लिस्ट प्रदर्शित हो रही है, जहां पे आया इंसर्ट। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इंसर्ट कॉलम टू राइट या इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट। तो देखिए मैंने कर्सर रखा है ए पर और मैं चाहती हूँ ए और बी के मध्य एक नवीन कॉलम आ जाए। तो मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। ये देखिए, तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। अब मैं बात करती हूँ, मुझे ए और 1 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है। तो मैंने अपना कर्सर रखा 1 पे, राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गई। अब आप देखिए इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो। तो अब मेरा कर्सर 1 पे है, मुझे ए और 1 के बीच में चाहिए है। तो अब मैं क्या करूंगी, इंसर्ट रो अबव। ये देखिए,
आप इस तरीके से आप अपनी बनी बनाई टेबल में कभी भी कहीं पर भी रो और कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं और इसमें आपके किसी भी तरह का डेटा लॉस नहीं होगा। अब हमको इंसर्ट करना आ गया तो हमको डिलीट करना भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गई, जो कॉलम मैंने ऐड किए थे और रो ऐड की थी मैं उसको डिलीट करूंगी। सो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, डिलीट सेल पे गई, डिलीट एंटायर कॉलम, ये देखिए। फिर मैं सेकेंड रो पे गई, राइट क्लिक किया, डिलीट सेल पे गई, डिलीट एंटायर रो। ये देखिए आपके सिस्टम में आप कहीं पर भी रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट हम इस पे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना मेरा जो कर्सर है ये देखिए मैंने टेबल के बाहर रखा हुआ है, ना कि टेबल के अंदर। मेरा कर्सर टेबल के बाहर सबसे आखिरी रो पर है। अब मैं जैसे ही एंटर की, कीबोर्ड के माध्यम से मैं जैसे ही एंटर की का प्रयोग करती हूँ, नीचे से देखिए एक रो फिर से ऐड हो गई। सिमिलरली फिर आप एंटर करेंगे, फिर एक रो ऐड हो गई। तो देखिए जब आपको नीचे से एक एक रो ऐड करनी है तो ये सबसे आसान तरीका है। अदरवाइज आप इंसर्ट विकल्प के माध्यम से आप जितनी रोज या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमने सेल्स को सिलेक्ट किया। ये क्या है, 4 सेल हैं। ये जो एक बॉक्स होता है इसको हम सेल बोलते हैं। तो ये जो 4 सेल हैं इसको मैंने सिलेक्ट किया और इस पे किया राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ विकल्प प्रदर्शित होगा मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या करेगा, रो और कॉलम को मर्ज कर देता है। अब यहाँ पे आपने मर्ज कर देना मतलब बहुत सारे को एक कर देना। अब ये तो ऑलरेडी एक हो ही चुका है, तो अब मैंने इस पे राइट क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पे मर्ज नहीं दिख रहा है आपको, अब यहाँ स्प्लिट दिख रहा है। यानी जो एक है उसको और क्या एक होगा, उसका विभाजन किया जा सकता है, तो वो होगा स्प्लिट सेल के माध्यम से। तो अब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि कितने रोज और कितने कॉलम्स को आप यहाँ ऐड कराना चाहते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, जैसा मेरा पहले था पूर्व में, मैं उतना ही वापस यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए जैसा पहला था वैसे हो गया। ये कोई नियम नहीं है कि भाई मैं जो मैंने पहले बनाया था वैसा ही होना चाहिए। चलिए हम इसको एक अदर तरीके से लेते हैं कि मान लीजिए ये आज का दिवस है और आज के दिवस में हस्ताक्षर होंगे। कब कब हस्ताक्षर होंगे, आने के हस्ताक्षर अलग होंगे, जाने के हस्ताक्षर अलग होंगे। यानी कि एक ही कॉलम को 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करना है। तो मैंने कर्सर रखा और वहां राइट क्लिक किया, फिर से स्प्लिट सेल। अब देखिए मेरे कॉलम 2 हो जाएंगे, रो 1 ही रहेगी। ये देखिए ये स्प्लिट हो गया। तो आपके सुबह आने के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ शाम को जाने के हस्ताक्षर होंगे। तो अभी आपने टेबल में देखा कभी भी कहीं पर भी रो या कॉलम को इंसर्ट करना, डिलीट करना, मर्ज करना, स्प्लिट करना। अब एक चीज और देख लेते हैं कि टेबल को रीसाइज करना। देखिए टेबल क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर राइट हैंड साइड देखिए आपको एक व्हाइट बॉक्स दिखता है। ये व्हाइट बॉक्स पर जब आप कर्सर ले जाते हैं तो आपको व्हाइट कलर के डबल साइडेड एरोस दिखते हैं। जैसे ही ये एरो आ गए इस पे आपने क्लिक किया और इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार मूव करा सकते हैं। ये देखिए, तो आप अपनी टेबल में कैसी साइज देना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। आप अपनी टेबल को आवश्यकता अनुसार रीसाइज कर सकते हैं, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी। तो एक टेबल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, टेबल में कभी भी कहीं पर भी रो कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, कई बार हम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन हमको बोला जाता है यार यहाँ पे तो टेबल की आवश्यकता ही नहीं थी, तो मैंने कंट्रोल ए करके इसको डिलीट किया तो ये डिलीट हो गई। लेकिन ध्यान रखिए कई बार क्या होता है, जब आप कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट नहीं हो पाते हैं। तो आपको यदि डिलीट करने से, डिलीट बटन दबाने से ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एक्स। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दस्तावेज से तुरंत चला जाएगा। तो ये तो था टेबल बनाने का तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग बहुत सारे जो होते हैं, हमको यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट की जाती है। देखिए आप जब कहीं पर भी जाएंगे या कहीं आगे अप्लाई करेंगे तो आपको अगर वहां पे एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अगर मैं मध्य प्रदेश शासन के लिए कार्य कर रही हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश शासन का एक लोगो लगाना पड़ेगा, या कहना चाहिए मैं जिस विभाग या कार्यालय में काम कर रही हूँ तो वहां का मुझे एक लोगो लगाना पड़ेगा। तो हम ये एक जरा सी एक इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ लगाना है ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए या तो इमेज जो होगी वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी या आपके सिस्टम में पहले से ही रखी होगी। तो इंसर्ट पे जाके पिक्चर पर आप जाएंगे। आप जैसे ही यहाँ पिक्चर पे जाएंगे तो आपके सामने कोई भी इमेज आती है तो आप उसको कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने वहां पे क्लिक किया तो देखिए कोई इमेज मेरी स्क्रीन पर आ गई। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था जब हम टेबल पे काम कर रहे थे कि ये जो व्हाइट डॉट्स होते हैं यहाँ पे आप जब कर्सर लाते हैं तो डबल साइडेड व्हाइट एरो आते हैं। तो आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार साइज आवश्यकता अनुसार साइज दे सकते हैं। ये देखिए अब आपने जैसे ही इमेज यहाँ पे इंसर्ट करी तो यहाँ पे एक अतिरिक्त टैब जो है वो क्रिएट हो गया। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, अभी जो आपके टैब हैं वो कहाँ तक है, वो व्यू तक है। मैं जैसे ही इस इमेज पर क्लिक करूंगी तो आपके समक्ष एक नया टैब प्रदर्शित हो जाएगा, वो होगा फॉर्मेट टैब। ये बेसिकली इस इमेज के लिए टैब है। तो अब एक इमेज है तो इमेज में आप क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे एक क्विक जल्दी तरीके से बता देती हूँ। सबसे पहले करेक्शंस में देखिए, अगर आप जहां बैठे हुए हैं, जहां जिलों पर हैं, तो जरूरी नहीं है आपके पास ऑफिस जो है वो एडवांस वर्जन हो सकता है आपके पास MS Office 7 हो। तो आपको चिंता नहीं करना है कि यहाँ पे ये जो विकल्प दिख रहे हैं ये मेरी स्क्रीन में किस तरीके से प्रदर्शित होंगे। तो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है करेक्शन, जिसमें ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एक साथ सम्मिलित है। लेकिन अगर आप लोग Office 7 पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट नाम से अलग अलग विकल्प यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो अभी यहाँ पर आप जैसा चाहते हैं आप वैसे इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम कई बार क्या करते हैं, विभाग में या किसी प्रोजेक्ट पे रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट की थीम है व्हाइट है, ब्लू है, या आप कहना चाहिए पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो आप यहाँ से कोई भी इमेज लगा रहे हैं या प्रोजेक्ट के लिए कोई एक लोगो का निर्माण कर रहे हैं तो भले ही वो कलरफुल है लेकिन आप बाद में उसका कलर चेंज कर सकते हैं जो हमको जनरली जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ से आपको यहाँ से एक कलर कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो एक कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। फिर इसके बाद ये हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से उस इमेज की फ्रेमिंग दे सकते हैं। आप जैसा चाहें आप वहां से फ्रेमिंग का पैटर्न जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेमिंग आपने दी, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो पूरा काम है वो बेसिकली एक कलर स्पेसिफिक है कि मुझको ये 2 कलर के अतिरिक्त कोई और कलर रखना ही नहीं है, चाहे वो लोगो में हो चाहे वो रिपोर्ट में हो, किसी भी माध्यम से। तो आप यहाँ पर जाके पिक्चर बॉर्डर पे जाके बॉर्डर पे आप जो कलर देना चाहते हैं आप वो कलर यहाँ से उसका चयन कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट, आप पिक्चर में इफेक्ट प्रदर्शित करवाना चाहते हैं, जैसे आप उसका शेडो दिखवाना चाहते हैं, आप उसमें रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन पे गए। अब आप यहाँ पे कैसा रिफ्लेक्शन चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ा हुआ, थोड़ी सी गैपिंग के बाद या थोड़ी ज्यादा गैपिंग के बाद, थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, थोड़ा और ज्यादा दिखाना चाहते हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर निर्धारित करता है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन विकल्प का चयन कर लें। आप ग्लोइंग वेरिएशन दिखाना चाहते हैं जो पीछे से एक दूसरे कलर का एक हल्का सा ग्लो आपको दिखेगा। आप उस एजेस को, जो आपके एजेस मतलब कॉर्नर्स जो होते हैं उसको आप हल्का सा चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे विकल्प प्रदर्शित होंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार उस विकल्प का चयन करें। ये देखिए
अब जैसे ही आपने यहाँ पे ये क्लिक कर लिया, अब आपको क्या होगा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि इस इमेज के ऊपर अपने विभाग का नाम लिखें या अपने ऑफिस का नाम लिखें या अपना खुद का नाम लिखें या अपने स्थान का नाम लिखें, तो आप जब भी यहाँ टाइप करने जाएंगे, देखिए तो ये इमेज हिलेगी, मतलब ये अपनी पोजीशन बदलेगी। देखिए मैं चाह कर भी ऊपर नहीं लिख पा रही हूँ, ये देखिए मेरी इमेज शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। जैसे जब कभी आप दस्तावेज का निर्माण करते हैं तो आपसे बोला जाता है कि भाई जो आपने रिपोर्ट में जो इमेज लगाई है उस इमेज के ऊपर आपको अपने विभाग का, अपने कार्यालय का या अपने स्थान का उसका नाम मेंशन करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप उस इमेज पे क्लिक करें, आप उसको राइट क्लिक करें और आप करें रैप टेक्स्ट। यहाँ आपको मिलेगा बिहाइंड टेक्स्ट। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आप राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट लाना भूल जाते हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प है। आप यहाँ से फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, रैप टेक्स्ट पे, और बिहाइंड टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ से जो भी टाइपिंग कर रही हूँ, ये देखिए इस इमेज के ऊपर हो रही है। मैं इसको बीचों बीच लाना चाहती हूँ तो फिर से मैंने जहाँ कर्सर है वहां से एंटर की दबाई तो नीचे आ गई, हल्का सा स्पेस किया, ये देखिए आप जहां पे भी स्थान देना चाहते हैं वहां पे आप इसको रख के क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, अब आप चाहें तो यहाँ से उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसको पुनः बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। तो देखिए ये हमने देखा किसी भी इमेज के ऊपर टाइप करना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसा मैंने जस्ट अब भी आपको बताया था, जब आप टाइपिंग करेंगे तो क्या होगा, इमेज जो है वो अपना जगह चेंज करेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि अपनी इमेज की जो पोजीशन है वो आप फिक्स कर लें। जैसे आप उसको कहाँ रखना चाहते हैं, सबसे टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं, या राइट साइड रखना चाहते हैं, बीचों बीच रखना चाहते हैं, या सबसे नीचे रखना चाहते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको अपने दस्तावेज पे स्थान देंगे। आप कई बार क्या होता है, हम लोग मोबाइल से फोटो खींचते हैं और अपने सिस्टम पे उसको रख देते हैं और फिर हम अपने दस्तावेज में उसको स्थान दे देते हैं। तो जब आप लोग मोबाइल से या किसी कैमरे से फोटो खींचते हैं तो क्या होता है, आपने कई बार कभी अच्छे एंगल के लिए लैंडस्केप पैटर्न में खींची या पोर्ट्रेट पैटर्न में खींची, तो अब जब आप इसको वर्ड में रखते हैं तो आड़ी तिरछी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आप रोटेट पर आएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रोटेट करवा देना है। ये देखिए, तो आप यहां से अपनी इमेज को रोटेट करवा सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं इमेज की बात कर रही हूं तो क्या होता है, हम सबसे आजकल क्या है, सारा का सारा काम जो है वो ऑनलाइन होने लगा है, या तो किसी पोर्टल के माध्यम से या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी वेब सर्विसेज के माध्यम से। तो कई बार हम जब अगर बिल्कुल डेली प्रोसेस की बात करते हैं तो हमको डेली ये समस्या आती है कि सर जैसे ही मैंने वहां पे ये चीज अपलोड करी और वो सिस्टम हैंग हो गया। ये होता होगा ना, जैसे कभी आप लोग मान लीजिए आपने आधार के लिए भी अप्लाई किया होगा अपने डेली रूटीन में, ठीक है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया होगा। तो प्रोसेस कई बार बहुत अच्छी चलती है, लेकिन कई बार मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका पोर्टल जो है वो हैंग हो गया, तो आपसे क्या बोला जाता है कि भाई आप एक काम करिए, आप फोटो खींच के भेजिए। ठीक है, तो अब सिस्टम के माध्यम से हम कैसे फोटो खींच के भेजेंगे उसको, ये देखिए आपको क्या करना है। मान लीजिए ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन की आपको फोटो चाहिए, तो आपके कीबोर्ड में F12 की जो फंक्शनल कीज होती हैं उसके राइट हैंड साइड में एक प्रिंट स्क्रीन की की होती है। तो इस स्क्रीन की को आपको, प्रिंट स्क्रीन की को एक बार प्रेस करना है, मात्र एक बार, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट यानी कि Ctrl V।
अब आपको यहाँ पे आपको ये फोटो जो है आपने पोर्टल की फोटो ले ली, अब आपको आगे भेजनी है। या ये भी होता है कि हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम अपने कहना चाहिए जो वेब पोर्टल है या प्रोजेक्ट है उसकी फोटो नहीं खींच के हम कई बार रिपोर्ट में जोड़ते हैं, तो उसका यही एक तरीका होता है। तो अब आपने यहाँ फोटो तो खींच के भेज दी, मान लीजिए इस स्क्रीन पे क्या था, किसी का आधार नंबर था, किसी का बैंक अकाउंट नंबर था, किसी का एम्प्लॉय कोड था। तो देखिए इन जनरल ये उचित नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति की इंक्लूडिंग आप खुद की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी अन्य के साथ ऐसे शेयर करें। तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट को हटा देते हैं। आप लोग मोबाइल पे भी करते होंगे, जिसे आप लोग बहुत आसानी भाषा में कह देते हैं क्रॉप करना, तो वही आपको यहाँ करना है। मैं क्या करूंगी, एक पार्ट को यहाँ से हटा दूंगी। तो मैंने पहले तो इमेज पे क्लिक किया, मैं गई फॉर्मेट पे, फिर मैं गई क्रॉप पे। यहाँ से क्रॉप विकल्प का मैंने चयन किया। देखिए जैसे ही आपको स्क्रीन पर ये ब्लैक एरो दिख गए, ब्लैक लाइंस दिख गई, मतलब आपका सिस्टम तैयार है एडिटिंग के लिए। तो देखिए जितना आपको चाहिए, मुझे नीचे का टास्क बार नहीं दिखाना है जिसमें टाइम आ रहा है, समय आ रहा है, वो जरूरत की नहीं है, मैंने वो यहाँ से हटा दिया। मुझको ये राइट हैंड साइड की स्क्रीन भी नहीं दिखाना है, मैं वो भी यहाँ से हटा सकती हूँ। मुझको यहाँ से ये पार्ट भी नहीं दिखाना है, मैं ये भी हटा सकती हूँ। आप जितना चयन करेंगे उतना ही प्रदर्शित होगा। अब देखिए अभी आप इसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो इट इज इन योर हैंड, ये आपके हाथों में है, आप कभी भी इसमें संशोधन कर सकते हैं। आप एक बार पूरा संशोधन कर ले, आपको सारी चीजें ठीक लगती हैं, आप कहीं बाहर आके फिर से डबल क्लिक कर दे। ये देखिए अब आप जितनी इमेज चाहते थे आपकी उतनी इमेज ही प्रदर्शित हो रही है। सो एक तो ये तरीका है, और इसमें अभी जो हमने रिसेंट में फॉर्मेट टैब में जाके आपको जितनी भी फॉर्मेटिंग बताई, आप वो ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये तो अगर आप लोग जिलों में हैं या किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां आपके पास MS Office 7 है तो आपको ये काम करना है जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन यदि आपके पास Office 13 MS Office 13 से अबव वर्जन है तो एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सुविधा है जो इससे निचले वर्जन में आपको नहीं मिलती। वो क्या है, तो वो ये है कि आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है उसके लिए आपको प्रिंट स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होगी। हम क्या करेंगे, देखिए इस विकल्प का चयन करने के लिए आपके पास सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि आपकी ये जो वर्ड स्क्रीन है ना, आपकी इस स्क्रीन के पीछे वो स्क्रीन होनी चाहिए जिसकी आपको फोटो लेनी है। जैसे आप किसी वेब पोर्टल पे काम कर रहे हैं, आप किसी सर्वर पे काम कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और आपसे बोला गया है कि भाई उसकी हमको फोटो खींच के भेजिए। देखिए हर बार फोटो मोबाइल से खींच के भेजना मतलब हर बार मुझे अपना मोबाइल नंबर शेयर करना होगा, जो उचित नहीं है। हम विभागीय या किसी भी स्थान पे कार्य करना चाहते हैं तो कम से कम हम अपनी व्यक्तिगत डिटेल को शेयर करें, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि आप वर्ड के माध्यम से उसको दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ, इंसर्ट टैब पे गई और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के एरो पे क्लिक किया और ये आया स्क्रीन क्लिपिंग। ध्यान से देखिएगा मेरी स्क्रीन को, देखिए जरा सी भी जो चेंज होता है वो आपको कैसे यहाँ पे कैच करना है। फिर से बताती हूँ, इंसर्ट पे गए, स्क्रीनशॉट पे गए, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक किया। देखिए अब जैसे ही ये मेरी स्क्रीन ब्लर हो गई, अब मैं क्या करूंगी, जितना मुझे चाहिए सिर्फ उतने पार्ट को सिलेक्ट करूंगी और ये देखिए डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पर पेस्ट हो गया। ना मुझे प्रिंट स्क्रीन की दबानी पड़ी, ना Ctrl+V से पेस्ट करना पड़ा और ना ही मुझे क्रॉप करना पड़ा। तो हाँ, जिनके पास अबव वर्जन का सिस्टम है वो ये काम जरूर कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी भी दस्तावेज का निर्माण करते हैं, दस्तावेज अकेले वर्ड में ही नहीं होते हैं, दस्तावेज बहुत अलग अलग तरीके से भी होते हैं। तो आप चाहे जैसे कहते हैं हम एक डायरी का निर्माण करते हैं, हम लेटर हेड का निर्माण करते हैं, तो वो भी सब क्या होता है, ये वर्ड के माध्यम से ही क्रिएट होते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं।
आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे आपको मिलता है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर। तो वो लेटर हेड होता है, जिस प्रिस्क्रिप्शन लेटर में आप देखते हैं ऊपर क्या लिखा होता है और नीचे क्या लिखा होता है। तो ऊपर लिखा होता है डॉक्टर का नर्सिंग होम या क्लिनिक का नाम, या कहना चाहिए उनका डिग्री, नीचे लिखा होता है उनसे मिलने का समय या उनका फैक्स नंबर। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं, इस विकल्प का नाम है हेडर और फुटर। अब हम आपको ये इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए इंसर्ट टैब में आप जैसे ही हेडर पे जाएंगे तो यहाँ आपको प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट मिलते हैं। फॉर्मेट यानी कि आपको यहाँ से चयन करना है। देखिए जब भी आप हेडर और फुटर का निर्माण करते हैं आपको ये पहले से ज्ञात कर लेना है कि मुझे हेडर में क्या चाहिए। जैसे अभी यहाँ आपको जो दिख रहा है ये दिख रहा है ब्लैंक। ब्लैंक में मतलब आपको सिर्फ यहाँ विभाग का नाम लिखना है, या आपसे बोला जाता है कि भाई आपको अपने कॉलेज का हेडर बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बीच में अपने कॉलेज का लोगो लगाएंगे, यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने स्थान का नाम लिखेंगे। तो मतलब आपको 3 कॉलम वाला हेडर चाहिए। ऐसे ही और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अभी मैंने जस्ट इससे थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी, जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर होता है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेटर में क्या होता है, आप देखते होंगे जो हेडर और फुटर लगता है वो क्या सारे पेज में लगता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हेडर फुटर तो आप इस तरीके का फॉर्मेट चयन करेंगे जहां ये देखिए कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इवन और ऑड पेज का जो है वो फॉर्मेट या पैटर्न अलग अलग हो, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है ना इवन पेज, ऑड पेज, तो आप इस तरीके के फॉर्मेट का चयन करेंगे तो आपका इवन पेज अलग जाएगा और ऑड पेज अलग जाएगा। अभी आपने क्या किया, एक यहाँ से एक हेडर और फुटर के पैटर्न का सिलेक्शन कर लिया। अब आप अभी देखिए ये जो हेडर लाइन होती है ये बताती है कि ये आपका हेडर का एरिया है। ये कोई नियम नहीं है कि जो हेडर है वो जितना एरिया है उतने में ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ बीच में कहीं पर भी डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए आपकी जो हेडर और फुटर की जो लाइन, जो एक मार्किंग आ रही थी, वो यहाँ से चली जाएगी। अब देखिए ये आपका हेडर और फुटर तैयार हो गया। अब बात आती है कि हेडर और फुटर लग तो गया, इसे हटाया कैसे जाए, और या हम ये कह सकते हैं कि हेडर और फुटर लगाने के बाद इसमें बदलाव कैसे किए जाए। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, हेडर फुटर ऐसे डिलीट नहीं होता कि मैं डायरेक्ट यहां से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूं। ये देखिए हेडर पे गए, आप चाहते हैं एडिट हेडर, तो मैंने एडिट हेडर पे क्लिक किया और अब आप चाहते हैं कि भाई ये जो चीज थी ये अनावश्यक ही यहाँ पे लिख दी गई, इसको मैं हटाना चाहती हूँ, तो ये हट गई। आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं इजीली। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि हेडर की जरूरत नहीं है तो आप रिमूव हेडर कर सकते हैं। सिमिलरली अब बात करते हैं फुटर की, तो आपको लगता है कि आप एडिट फुटर करना चाहते हैं, इसमें कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि अब आपको लगता है कि आपको जो फुटर है वो रिमूव करना है तो आप फुटर को यहाँ से रिमूव फुटर पे क्लिक कर देंगे। देखिए एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, फुटर पे क्या होता है, जनरली हम लोग पेज नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो यदि आपने फुटर लगाया हुआ है तो फिर आप ऐसा पैटर्न सिलेक्ट करिए जहां पे पेज नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा हो, क्योंकि आप फुटर और पेज नंबर दोनों अलग अलग लगाएंगे कि ये भी एक तरह का फुटर ही है तो वो सही नहीं होगा। फिर आप फुटर इस तरीके का लेआउट सिलेक्ट करिएगा जिसमें आपके पेज नंबर प्रदर्शित हो। और यदि आपको फुटर की आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ जाएंगे पेज नंबर पे, पेज नंबर पे आप आएंगे। अब आप पेज नंबर कहाँ देना चाहते हैं, पेज के सबसे ऊपर, पेज के सबसे नीचे, पेज मार्जिन्स में, या आप अपनी करंट पोजीशन के हिसाब से। तो अब आप हमारा जनरली जो फॉर्मेट होता है, जो जनरली सभी जगह चल रहा है चलन में, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज। हम बॉटम ऑफ द पेज में
लेना चाहते हैं। तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पे पेज नंबर। अब ये भी फुटर ही है जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि ये फुटर जो होता है ये क्या अपने आप चेंज हो जाता है? तो बिल्कुल हो जाता है। आप इंसर्ट पे आए, आपने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ऐड कर दिया। तो देखिए ये पेज 1 है, मेरा एक और पेज ऐड हो गया। ये देखिए ये हो गया पेज 2। तो ये फुटर की विशेषता ही ये होती है कि ये ऑटोमेटिकली ये पेज बढ़ने पर उसकी नंबरिंग को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। आप चाहते हैं यहाँ से पेज नंबर का फॉर्मेट में कुछ चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से कर दीजिए रिमूव पेज नंबर, तो आपका जो पेज नंबर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने सिस्टम पे, जैसे अगर हम आगे काम करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम पर, तो या आपको मान लीजिए आप कहीं जाते हैं या आप खुद का एक कोई विजिटिंग कार्ड होता है ना कि विजिटिंग कार्ड बनता है, तो भाई ये बनता कैसे है? क्या पेज को इतना छोटा कर दिया जाता है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, आप एक टेक्स्ट बॉक्स का चयन करिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स है जो हमने यहाँ पे ले लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स की विशेषता ये होती है कि आप इस पर यथावत जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग आप इस टेक्स्ट बॉक्स में इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि आपका खुद का एक विजिटिंग कार्ड हो, तो देखिए यहाँ से आप जो साइज है वो स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे आप अपना जो भी नाम लिखना चाहते हैं, पता लिखना चाहते हैं, फोन नंबर लिखना चाहते हैं या किसी अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप बना रहे हैं, तो विजिटिंग कार्ड के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। एक बार आप प्रारूप यहाँ से तय कर ले, उसके बाद प्रिंट में तो आप जैसा चाहें वैसा उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज भी रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पिक्चर के माध्यम से आप इमेज रख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल यहाँ पे साबित होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जैसे वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट में क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट की हेडिंग लिखना चाहते हैं या और भी कुछ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से कोई भी आप एक पैटर्न सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी, और फिर यहाँ से आपको टाइप करना है। ये आपका जो पैटर्न है आप उसके अनुसार यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे मैटर लिखना चाहते हैं वो आप इस पैटर्न में लिख सकते हैं। देखिए ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे सिर्फ इसी पैटर्न में चाहिए, मुझे पैटर्न तो ये चाहिए लेकिन भाई जो मेरे काम की थीम है वो अलग कलर से है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको फिर से मिलेगा, आप चाहें तो फिर से एक कोई पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। ये देखिए, तो ये कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं होता कि जो मैंने एक बार दे दिया वो फाइनल होगा। आपके पास एडिटिंग की जो सुविधा है वो हमेशा अवेलेबल होती है। अब एक बात मैं आपसे करती हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है, हम कोई भी दस्तावेज का निर्माण करते हैं तो क्या होता है कि आपने दस्तावेज का निर्माण कर लिया, अब उसमें आपको दस्तखत करवाने हैं। दस्तखत देखिए अभी पूरा जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिस्टम के माध्यम से, ऑनलाइन पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। आगे भी देखिए जो साइंस है वो इतनी स्पीडली ग्रो कर रही है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो आज हम सोच रहे हैं वो हो सकता है कल हमारे सामने प्रदर्शित हो जाए। तो हमें अपने आप को उस हिसाब से थोड़ा सा तैयार तो रखना ही पड़ेगा। आप मान लीजिए कल को कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अब आपसे बोला जाता है कि भाई यदि आप किसी के पीए का या पीएस बनने का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको अपने अधिकारी की या आपको अपने बॉस की जो सिग्नेचर है वो अगर आपको डॉक्यूमेंट में लेने हैं तो क्या कमांड आपको रन करनी होगी। तो हम ब्लैंक ना हो उस समय, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं और आपको एक डॉक्यूमेंट में आपने एक कोई आदेश बनाया है जो आपके अधिकारी के हस्ताक्षर से आ
आगे बढ़ेगा। तो वो जो हस्ताक्षर है आप यहाँ पे कैसे करवाएंगे? तो देखिए हस्ताक्षर तो अधिकारी कर लेगा, लेकिन स्थान तो आपको तय करना होगा कि उसे हस्ताक्षर कहाँ करने हैं। तो मैं उसका तरीका आपको बता देती हूँ। देखिए आपको यहाँ पे आना है ऐड अ सिग्नेचर लाइन। मैं फिर से बता दूं, देखिए ये जो मैंने आपको टेबल बनाई, पिक्चर बताई, शेप बताया, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो जहां कर्सर होगा ये वहीं पे आपका स्थान तय हो जाएगा। तो मैंने कर्सर जहां रखा वहां पे फिर मैं गई सिग्नेचर लाइन के लिए। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए, चाहे व्यक्ति स्याही दस्तखत करे, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर या किसी ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से सिग्नेचर करे, दोनों के लिए ये तय करना बहुत आसान है इस विकल्प के माध्यम से। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखना है किस व्यक्ति की सिग्नेचर हो रहे हैं, तो आप पहले यहाँ पे उसका नाम तय कर सकते हैं। आपने यहाँ पे उसका नाम दे दिया। अब बात आती है उसका पदनाम, तो आप यहाँ पे उसका पदनाम दे देंगे। देखिए ये जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये आपको यहाँ पे देनी होगी, इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे किस व्यक्ति के हस्ताक्षर लग रहे हैं उसका नाम और पदनाम दोनों यहाँ लिखे आएंगे। अब वो व्यक्ति चाहे स्याही दस्तखत करे, चाहे वो डिजिटल या ऑनलाइन किसी पद्धति या प्रक्रिया के माध्यम से करे, दोनों जगह ये बहुत सुविधाजनक होता है। मैं आपको पहले बता दूं, काफी लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये हमने लगा तो दिया बट ये क्रॉस क्यों नहीं जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये इसका ऐसा ही लेआउट होता है, ये ऐसे ही प्रदर्शित होगा। तो आप अगर डिजिटल सिग्नेचर लगा रहे हैं तो क्या वो व्यक्ति या मेरा जो सीनियर है वो डायरेक्ट यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर लगा लेगा? तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अगर आपसे बोला जाता है कभी इंटरव्यू के दौरान कि अगर सामने वाला डिजिटल सिग्नेचर लगाएगा तो आप जगह कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आप मान लीजिए अब क्या हो रहा है, जैसे कई बार हम कोचिंग में जाते हैं या हम मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर हैं कि हमको क्वेश्चंस पेपर बनाने हैं, तो जो हमको कई बार फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो कहना चाहिए फॉर्मूले हैं वो कैसे बनाएं, क्योंकि वो तो यहाँ पे इन जनरल दिखते नहीं है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन पे जाके यहाँ से आप अलग अलग जो इक्वेशंस है, बाइनोमियल थ्योरम है, बहुत सारी चीजें जो आप लोग अभी वर्तमान में पढ़ भी रहे होंगे, उससे बहुत सारे रिलेटेड यहाँ फॉर्मूले आपको बने बनाए मिलते हैं। नहीं तो आप नया निर्माण कर सकते हैं। सेम यहाँ पे सिंबल आप अलग अलग तरीके से कॉस, थीटा, बीटा, गामा, बहुत सारे सिंबल हैं, वो आप यहाँ से इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप मोर सिंबल्स पे जाइए और यहाँ आपके पास पैटर्न होता है, जितने सारे आप लेना चाहते हैं सिंबल आप यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे मैं बात करती हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर बन रहा है या कहीं आपसे बोला गया कि भाई हमको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि कोई भी अक्षर होता है उसकी हम ना पोजीशन चेंज नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे पानी है, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O, तो लिख लेते हैं। तो क्या जो मैंने ये पानी का केमिकल फॉर्मूला लिखा है ये सही लिखा है? तो बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होगा, 2 जो है ये अपनी सामान्य पोजीशन से नीचे आएगा। अभी आप देख रहे हैं तो ये तीनों के तीनों अक्षर अपनी सामान्य पोजीशन पर हैं, लेकिन यदि मुझे इसको अपनी सामान्य पोजीशन से जरा सा भी बदलाव करना है तो मुझे कैसे करना होगा? तो सबसे पहले बदलाव करना किसका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो हमको सिर्फ 2 दिख रहा है तो हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप पुनः होम टैब पे जाएंगे, यहाँ आपको दिखेगा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जब कोई भी कैरेक्टर अपनी सामान्य पोजीशन से नीचे आता है तो वो सबस्क्रिप्ट होता है। तो ये देखिए, अब इसके बाद कोई भी कैरेक्टर अपनी सामान्य पोजीशन से ऊपर जाता है तो वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो ये देखिए, आप पुनः क्लिक कर देंगे कि इसको आपको नॉर्मल लाना है, तो आप जहां पर आपने सिलेक्ट किया है उसको फिर से क्लिक कर दीजिए। तो कोई भी कैरेक्टर जब अपनी सामान्य पोजीशन से आपको ऊपर और नीचे लाना होता है तो वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की तरह के माध्यम से लाया जाता है। आपको याद रखने के लिए ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे।
तो सुपरस्क्रिप्ट इट मीन्स ऊपर और सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। तो ये तो थे बेसिक ऑपरेशंस जो हमने यहाँ पे देखे, जो हमको बहुत आगे जरूरत भी पड़ेगी और काम भी आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे जब हम कहीं पर भी जाते हैं, जब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हम और आप में से बहुत सारे लोग ये आमतौर पे सुनते हैं ना कि मकान की रजिस्ट्री करा दी, या ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो आप बहुत सारे ऐसे विभाग जाते हो, चाहे आप आरटीओ के विभाग जाओ, चाहे आप आईजीआरएस यानी रजिस्ट्री वाले विभाग में जाओ, तो यहाँ पे जो उनके माध्यम से हमको दस्तावेज प्राप्त होते हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं? उन सारे दस्तावेज में पीछे उनके विभाग का नाम लिखा होता है। जैसे आप लोग को भी आपकी मार्कशीट मिलती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट में पीछे कई बार क्या होता है, आपकी संस्था या आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज का पीछे नाम लिखा होता है। अब आपको कभी बोला जाता है कि भाई ये आपको खुद निर्मित करना है, या कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि भाई हमारे विभाग का नाम का पीछे से एक वाटर मार्क आए, यानी कि पहले से छपा हुआ है। तो वो वाटर मार्क कैसे क्रिएट होता है? तो वाटर मार्क क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आप डिजाइन टैब पर गए, वाटर मार्क पे गए। अब वाटर मार्क में यहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल। तो ये तो आपके पास बने बनाए हैं ही, तो इसे तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बनाना है कस्टमाइज करके, यानी कि आपको संबंधित किसी विभाग के या अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी के नाम का बनाना है। तो ये देखिए, कस्टम वाटर मार्क पर आप गए। अब आप जैसे ही कस्टम वाटर मार्क पे गए, तो देखिए वाटर मार्क जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पिक्चर वाटर मार्क, एक होता है टेक्स्ट वाटर मार्क। दोनों एक समय पर एक साथ कभी नहीं लग सकते, एक समय पर एक ही वाटर मार्क एप्लीकेबल होता है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले टेक्स्ट वाटर मार्क कैसे लगाया जाता है। देखिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप भाषा जो है, देखिए आप यहाँ पे हिंदी में भी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आने वाले समय में सीपीसीटी की परीक्षा देंगे। सीपीसीटी की परीक्षा आप इसलिए देंगे क्योंकि यदि आपको शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट बनना है या आगे स्टेनो की परीक्षा आपको देनी है, तो ये आपको सभी को मालूम होगा कि मैप आईटी एक परीक्षा कंडक्ट करवाता है जिसे हम कहते हैं सीपीसीटी, जिसमें आपको हिंदी भाषा की जो टाइपिंग है उसमें आपको निपुण होना होता है। तो जब आप सीपीसीटी में काम करते हैं तो देखिए आपको क्या होगा, सारे के सारे काम जो मैं अभी कमांड आपको बता रही हूँ, ये सारी की सारी कमांड आपको हिंदी में करनी होगी। तो देखिए मैंने एक भी कमांड इसमें ऐसी नहीं बताई है जो हिंदी में ना चले। जितनी भी कमांड मैं आपको बता रही हूँ वो सारी की सारी कमांड आपकी किसी भी भाषा को सपोर्ट करती हैं। तो अभी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में कि आप भाषा, तो अभी मैंने इंग्लिश ले ली, अब इसके बाद टेक्स्ट आप क्या दिखाना चाहते हो, तो आप अपने विभाग का नाम लिख सकते हैं या आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे मेंशन किया, आप चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। साइज आप ऑटो रखना चाहते हैं तो ऑटो रख दीजिए, बाकी यहाँ पे और भी स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कलर देखिए वाटर मार्क वैसे भी बहुत लाइट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लाइट कलर है, अगर मैंने इतना लाइट सिलेक्ट किया तो हो सकता है अभी स्क्रीन पे दिखे ना, तो मैं अभी थोड़ा सा इसको डार्क कलर ले रही हूँ। अब सेमी ट्रांसपेरेंट ऑप्शन देखिए, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट यानी हल्का पारदर्शी, और वाटर मार्क जो होते हैं वो वैसे भी हल्के ही होते हैं। इस पर से हमने यदि सेमी ट्रांसपेरेंट विकल्प का चयन कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि वो और हल्के हो जाएंगे। तो इस विकल्प को मैं अनचेक कर दूंगी। अब आप लेआउट कैसा देखना चाहते हैं, डायगोनली मतलब ऐसा आड़े में, या हॉरिजॉन्टली मतलब सीधे में, डायगोनली या हॉरिजॉन्टली। तो आप जैसा भी यहाँ पे आपका जो उद्देश्य है वैसा आप यहाँ पैटर्न पे चयन करें और अप्लाई पे क्लिक कर दें। ये देखिए आप कितनी भी बार एंटर की को दबाएं ये कहीं नहीं हिलने वाला। ये देखिए
पर टाइपिंग करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार जब मैंने यहाँ पे इमेज रखी थी तो मुझे टाइपिंग के लिए अलग से एक कमांड लगानी पड़ी थी, लेकिन वाटरमार्क क्या है, ये ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है इसने इसको, तो अब आपको इसमें अलग से किसी भी प्रकार की कमांड के चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये देखिए, ये आपके स्क्रीन में एक वाटरमार्क बना गया। आप चाहते हैं वाटरमार्क हटाना तो आप यहाँ से रिमूव वाटरमार्क कर सकते हैं। अब हम फिर से जाएंगे कस्टम वाटरमार्क। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटरमार्क जो है दो तरीके के होते हैं, पिक्चर और टेक्स्ट, और एक समय पर एक ही वाटरमार्क चलता है, मतलब हम दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते। ये देखेंगे, जैसे ही मैं पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करूंगी तो देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क ऑटोमेटिकली अनचेक हो गया। अब आपको यहां से पिक्चर का चयन करना है। आप कोई भी एक पिक्चर का चयन कर लेंगे। देखिए वाटर ये देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने प्रस्तुत हो गई। अब आप देखिए, इस पे मैं एंटर कर रही हूँ, टाइपिंग कर रही हूँ, ये इमेज फिक्स हो गई। अब एक और, जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर आपसे पूछा जाता है कि इंसर्ट पिक्चर और वाटरमार्क में क्या अंतर होता है। आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि इन सब में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो वाटरमार्क होता है वो फाइल के सारे पेजेस में अप्लाई होता है। आपको याद है, अभी मैंने आपको बोला था कि मैंने इसमें 2 पेज इंसर्ट किए थे, तो ये देखिए दोनों पेज में इंसर्ट तो मैंने एक ही पेज में किया, लेकिन लगा कितने, दोनों पेज पे ये वाटरमार्क अप्लाई हो गया। लेकिन पिक्चर क्या होती है, पिक्चर जहां आपने अप्लाई की है केवल और केवल वही प्रदर्शित होगी, और वाटरमार्क जो होगा वो कहाँ प्रदर्शित होगा, वो फाइल के सारे पेजेस पे प्रदर्शित होगा। दूसरा अंतर ये होता है कि जो आपने पिक्चर इंसर्ट की होती है उसको आपको उसके ऊपर किसी भी तरह का लेखन करने हेतु, या कह सकते हैं उसके ऊपर आपको अगर टाइपिंग करना है तो आपको स्पेशल कमांड यानी कि रैप टेक्स्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन वाटरमार्क में क्या होता है कि आपको समझ लीजिए कि एक ऐसा प्रिंट किया हुआ पेज मिला है, आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह उस पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये अंतर होते हैं पिक्चर में और वाटरमार्क में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई ये जो आपने वाटरमार्क तो आपने इंसर्ट करा दिया, अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आप पेज कलर को इंसर्ट कराएंगे। तो देखिए, जो पेज कलर है वो आप यहां से कोई भी एक पेज कलर आप यहां से ले सकते हैं, ये देखिए। अन्यथा आप चाहते हैं कि कलर का निर्माण आप खुद करना चाहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कई बार जब आप लोग कंप्यूटर शॉप पर जाते हैं तो आप तो बस उससे बोल देते हैं, वो फटाफट करके दे देता है। जो कलर नहीं भी दिख रहे हैं वो कलर भी बना के दे देता है। तो ये सिस्टम पे कलर कैसे बनाए जाते हैं ये आपको समझ में नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको कलर दिख रहे हैं यहाँ से तो आप एक चयन कर ही सकते हैं। अब आप जाते हैं मोर कलर, पहले आप स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो आप स्टैंडर्ड वे में आप एक कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। कस्टम पे जाएंगे तो ये देखिए, जो आपने कलर सिलेक्ट किया, अब आप इसके शेड को कम करना चाहते हैं या आप बढ़ाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आप जैसा भी चाहते हैं आप वैसा कर देंगे तो आपका वैसा कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वाटरमार्क हो चाहे पेज कलर हो, ये डॉक्यूमेंट में सभी जगह एक साथ अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि आपके फाइल में 25 पेज हैं तो आपको 25 बार अलग अलग अप्लाई करना पड़े। इसकी यही विशेषता होती है कि एक फाइल में जितने भी पेज हैं ये उतनी बार ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं पेज बॉर्डर पे। अब पेज बॉर्डर जो है तो देखिए इसकी सेटिंग क्या है, अभी नन है। तो
तो अब आप इसको एक पैटर्न दे दीजिए, बॉक्स पैटर्न। यहां से कोई भी एक स्टाइल, मैंने एक स्टाइल सिलेक्ट कर ली। अब यहां से आप चाहें तो कोई भी एक कलर दे सकते हैं। आपने यहां से कोई भी एक कलर का चयन कर लिया। आपने जो स्टाइल सिलेक्ट की है, अब उसमें आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा थिक है, इसे थिन करना है, या बहुत ज्यादा थिन है तो इसे थिक करना है। तो इसको आप कम, ज्यादा, छोटा, मोटा, जैसा भी करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध होगी। तो आप यहाँ से उसका चयन करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपके डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर भी लग गई। अभी वर्तमान में आप लोग कॉलेज में हैं और आप लोग बहुत सारे काम के लिए क्या करते हैं, खुद ना करके शॉप वाले के पास जाते हैं कि भाई हमारा फ्रंट पेज निकाल दीजिए, हमारे में ये ऐसा कर दीजिए, इसमें ये कलर ले आइए। तो ये सारे काम हम किसी बाहर वाले से क्यों करवाएं? ये सारे काम हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते जब आपके पास सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है? तो आप देखिए वो क्या करता है, ये लाइन वाले बॉर्डर लगा देता है, कभी कुछ आर्टिस्टिक बॉर्डर लगा देता है और समझ लीजिए उसका काम हो गया। और जरा सी मेहनत के उस पे आप बहुत सारे रुपए खर्च करके आते हैं। तो अब ये सारा काम आप स्वयं अपने एंड पे कर सकते हैं। देखिए इमेज या लोगो, कॉलेज का लोगो लगाना है या कहीं आगे जाके इंटरव्यू आप दे रहे हैं, वो आपसे कहते हैं कि किसी भी कहना चाहिए रिपोर्ट का या डायरी का फ्रंट पेज तैयार करना है। तो ये तो हम शुरू से आज तक करते ही आ रहे हैं। हम कॉलेज, स्कूल टाइम से लेके आज तक इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हम फ्रंट पेज खुद डिजाइन नहीं करते। हम डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? शॉप वाले के ऊपर, कि हम वहां जाएंगे, वो फटाफट हमको एक पेज डिजाइन करके दे देगा। तो ये सारे काम अब आप खुद कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप पेज बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा आर्ट। यहाँ आर्ट पे आपके पास बहुत सारे अलग अलग पैटर्न की बॉर्डर हैं। आप वहां से कोई भी एक बॉर्डर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपकी पेज बॉर्डर हो गई। अब इसके बाद ये तो हम यहाँ पे ये ले आए। अब आप चाहते हैं कि भाई ये जो वाटर मार्क है इसको रिमूव करना है, तो ये वाटर मार्क आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये तो देखा हमने कि हम वाटर मार्क कैसे क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि पेज पे हम कलर कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखा हमने पेज में हम अलग अलग तरीके की बॉर्डर कैसे बनाएंगे, बॉर्डर को रिसाइज कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, देखिए आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, काम करते हैं तो पेज की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेज की सेटिंग तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप मार्जिन्स पे जाते हैं तो देखिए जैसे इन नॉर्मल जो हम लोग काम करते हैं वो 1 नॉर्मल जो हमारा होता है 1 इंच लेफ्ट और 1 इंच राइट, टॉप बॉटम ये इतना होता है, तो ये हम कर लेते हैं। अब बहुत सारे मार्जिन जो है वो आपको यहाँ पे बनी हुई दिखाई देंगी, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब हम आगे काम करते हैं तो जो नोटशीट चलती है विभागों में, क्या होता है नोटशीट चलती है, तो नोटशीट पे आपको प्रिंट लेना है, तो लोग उससे डरते हैं कि हम नोटशीट में, कई बार अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे और हो सकता है वो आपको एक नोटशीट दे दे और कह दे कि इस पे प्रिंट निकालो। अब भाई जो उनकी विभाग की नोटशीट है उसकी जो होगी मार्जिन वो अलग होगी, जो यहाँ पर निर्धारित नहीं होगी। तो फिर आपको उस पर प्रिंट निकालेंगे तो क्या होगा, वो आपकी मार्जिन से आगे पीछे जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये सारी मार्जिन पहले से ही सेट कर लें। आई एम डैम श्योर आपका प्रिंट पहले ही अटेम्प्ट में एकदम क्लियर निकलेगा, क्योंकि यदि आपने प्रॉपर स्पेसिंग और मार्जिन सेटिंग करी है तो आपका कोई भी टेक्स्ट जो है वो आपके टेक्स्ट एरिया से बाहर नहीं जाएगा। तो आप चाहें तो मार्जिन पे जाके यहाँ से आप मार्जिन ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी मार्जिन पे काम करना चाहते हैं वो कर लेंगे। इसके बाद ओरिएंटेशन, देखिए पेज का ओरिएंटेशन दो तरीके से होता है। यदि वो लंबे में है, खड़े में है तो उसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और यदि वो आड़े में है तो उसे हम कहते हैं लैंडस्केप। तो आपकी आवश्यकता अनुसार आप जैसा भी यहाँ पे बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे अपने पेज का ओरिएंटेशन जो है वो सेट कर सकते हैं। एक हम करके देख लेते हैं। देखिए अभी वर्तमान में मेरे पास 2 पेज हैं,
सभी को स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये अभी सारे कैसे पोर्ट्रेट में है। अब मैं इसका ओरिएंटेशन कर देती हूँ लैंडस्केप, तो ये देखिए ये आड़े में हो गए। अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं, मार्जिन भी हमने सेट कर ली, हमने पेपर का लेआउट या ओरिएंटेशन भी चेक कर लिया, उसको सेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हमको आगे आता है पेपर की साइज। क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के पेपर में काम करना होता है। इन जनरली जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग करते हैं A4 साइज, सबसे जाना माना साइज है A4 साइज। लेकिन जब आप जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, आपका भाई प्रैक्टिकल हो रहा है या आपको इंटरव्यू में बैठाया जा रहा है और आपको दे दिया लीगल पेपर। लीगल पेपर क्या होगा, वो आम A4 साइज के पेपर से लंबा होता है। देखिए तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो A4 साइज दी हुई है वो 29.7 सेंटीमीटर लंबाई में जाएगी। लीगल पेपर की जो साइज है वो 35.56 होती है। तो अब अगर आपने पूरा दस्तावेज का निर्माण A4 में किया है और अब आप प्रिंट निकालेंगे तो लीगल पेपर में क्या होगा, एंड से नियर अबाउट बहुत सारा एरिया जो है वो खाली जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं वेस्ट जाएगा। तो आप जब भी किसी भी उस पे काम कर रहे हैं तो आप ये तय कर लीजिए कि आपके पेपर की साइज क्या है, ताकि आपका कम से कम पेपर वेस्ट हो। वैसे भी आज बोला ही जा रहा है कि भाई हम पेपरलेस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमको बहुत सारी चीजों के प्रिंट निकालने पड़ते हैं। तो आपका कम से कम पेपर में ज्यादा से ज्यादा चीजों का आप व्याख्यान कर पाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप साइज को यहाँ पहले से स्पेसिफाई कर लें। यहाँ से आप अपना साइज को स्पेसिफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं कॉलम्स की। मान लीजिए जैसे अभी आपने देखा होगा आपकी बुक्स, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डेली में बुक्स लगती हैं। बुक्स में किस तरह का लेखन होता है, बुक्स में होता है कॉलम बेस्ड, यानी कि बुक्स में आपके कॉलम बन जाते हैं। हम लोग जो या कहना चाहिए जो इन नॉर्मल जो दस्तावेज बनते हैं वो क्या होते हैं, देखिए देख लेते हैं। आप टाइप कर रहे हैं, बस वो सिंपल एक लाइन में टाइप होता जा रहा है, ऐसे ही देखते आते हैं ना जितने भी डॉक्यूमेंट हैं। ये बन गया। अब क्या होगा, ये तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट था तो आपने ऐसा लिख दिया। अब अगर मान लीजिए जैसे न्यूज़पेपर में कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर में काम करता है तो भाई उसको बोल दिया जाता है इतने बाय इतने का आपको एरिया दिया जा रहा है, आपको इतने बाय इतने के 2-2 कॉलम बनाने हैं। तो आप वो कॉलम का निर्माण कैसे करेंगे, तो अब आप ये देखिए ये 2 कॉलम है, मतलब पहले एक कॉलम पे लिखा जाएगा फिर दूसरे कॉलम पे आएंगे, या 3 कॉलम है, मतलब पहले एक कॉलम पे लिखा जाएगा फिर दूसरे कॉलम पे फिर तीसरे कॉलम पे भाई दूसरे को लिखना है। तो आप ये सेटिंग खुद कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ कॉलम के माध्यम से करनी है। आप और कॉलम्स के बारे में देखना चाहते हैं तो आप वो कॉलम्स की साइज ब्रेड्थ जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं, ये देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है, आप उस कॉलम की साइज ब्रेड्थ स्पेसिंग क्या देना चाह रहे हैं वो आप यहां से तय कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पेज मार्जिन, पेज का ओरिएंटेशन, पेज की साइज और आपके पेज के कॉलम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो है, एक तो देखिए क्या होता है जब आप काम करने बैठते हैं तो क्या होता है, आपको ये वाली जो रूलर है जिसे हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं मैडम इस पर से स्केल ही नहीं दिख रहा, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारा पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है। तो व्यू टैब का ही मतलब है देखने का तरीका। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैंने रूलर का ऑप्शन हटा दिया तो आपको रूलर नहीं दिखता है। आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आपको रूलर की आवश्यकता होती है, रूलर पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, ये रूलर आ गया। ग्रिड लाइन, जैसे कई लोग की आदत है फ्री हैंड स्केचिंग या फ्री हैंड ग्राफ बनाने की, तो आपको क्या करना है, ये ग्रिड लाइन कर लीजिए और बाद में जब आप जो भी बनाना चाहते हैं वो बन गया, ग्रिड लाइन को रिमूव कर दीजिए।
अब हम बात करते हैं यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मैक्रोज। क्या होता है, जैसे इन फ्यूचर आप लोग सीपीसीटी की परीक्षाएं भी देंगे, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, अलग अलग उसमें बैठेंगे। अब जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो क्या होता है, आपको अपना सिग्नेचर बनवाना पड़ता है, या अपने अधिकारी का जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे बोला जा रहा है भाई आप जिस विभाग के लिए इंटरव्यू दे रहे हो आपको उसके लेटर दिन भर में 25 लेटर ड्राफ्ट करने हैं, तो क्या बार बार उसका सिग्नेचर आपको बार बार टाइप करना होगा? तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे मैक्रोस की सहायता से। सिग्नेचर यानी कि जैसे अगर आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी अधिकारी के लिए बना रहे हैं तो उसका नाम, उसका पद नाम, उसके विभाग का नाम, स्थान, फैक्स, ईमेल अकाउंट, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। तो एक हम छोटा सा बना के देख लेते हैं। मैक्रोस पे गए, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। तो व्यू तो हम तब करेंगे जब हम बना लेंगे, तो पहले एक हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए ये आ गया आपके सिस्टम पे, मैक्रो का नाम आ गया बाय डिफॉल्ट में मैक्रो 7। बाय डिफॉल्ट जैसा मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, जो सिस्टम जो है वो स्वयं निर्मित करके देता है, जिसे आप निर्मित नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अब मैक्रोस भी दो तरीके से होंगे, या तो बटन क्लिक पे होगा या कीबोर्ड पे आप की असाइन करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी। देखिए अगर आपको बटन के माध्यम से करने हैं तो आपको उस पर क्लिक नहीं भी करते ना तो वो ऑटोमेटिकली बटन पे चला जाता है। जैसे मैक्रो 7 है, यहाँ पे आप उसे जो कहाँ स्टोर करना चाहते हैं वो आप लोकेशन दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन मान लीजिए, जैसे अगर अभी बात करते हैं आपका लीव एप्लीकेशन, कोई व्यक्ति अपनी लीव एप्लीकेशन बनाना चाहता है तो लीव एप्लीकेशन में वो क्या सारी चीजें पहले से बना के रख सकता है, बस तारीख छोड़ देगा, बाकी सारा कुछ तो उसका एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और ओके। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो कैसेट बनी आ गई ना, ये कैसेट बनी आ गई मतलब रिकॉर्डिंग चालू हो गई। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ये देखिए, अब आपकी जो रिकॉर्डिंग है आप इसको पॉज कर देंगे। यदि आपको लगता है कि सारी चीजें ठीक है, या कई बार क्या होता है हमें किसी ने ये बुला लिया, हम कुछ काम कर रहे थे बीच में से हमें उठ के जाना पड़ेगा, तो क्या हमारा वो काम सफर करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका कोई भी काम सफर नहीं करेगा। आप उसको पॉज करके जा सकते हैं, फिर जैसे ही आप वापस अपने काम पर आते हैं आप वापस उसको रिज्यूम कर सकते हैं सेम रिकॉर्डिंग को। अब आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको लग रहा है जो भी मैंने बनाया था वो बिल्कुल सही है। अब आप इसको स्टॉप कर देंगे। ये देखिए ये बन गई आपकी रिकॉर्डिंग। अब आपका इसमें क्या होगा, आप इन फ्यूचर आप जितने भी लेटर बनाते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन बनाते हैं, सब जगह एंड में आपको ये लिखना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, आपने जो लेटर आपको बनाना था आपने उसका निर्माण किया। अब आप क्या करेंगे, नए स्थान पर अपना कर्सर रखेंगे, व्यू रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। आपको याद है हमारा मैक्रो 7 नाम से एक रिकॉर्डिंग थी, हम इसको रन करेंगे। ये देखिए ये आ गई। मतलब बार बार सेम चीज को अगर आपको टाइप करना पड़ रहा है तो आप उसकी ना मैक्रोज की रिकॉर्डिंग बना के अपने सिस्टम पर तैयार रख सकते हैं। अब ये तो था कि यदि मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं इस तरह की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं फॉर्मेटिंग की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो फॉर्मेटिंग की रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं फिर से बताती हूँ।
आपने कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लिया, अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए मैंने पिछली बार रिकॉर्डिंग में क्या किया, मैंने टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं फॉर्मेटिंग की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फॉर्मेटिंग से मेरा तात्पर्य क्या है, ये मैं आपको अभी क्लियर करूंगी। ये देखिए मैं फिर से गई रिकॉर्ड मैक्रो। मैंने पिछली स्क्रीन पर आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम नेम जो होता है और मैक्रो नेम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, लेकिन आप इसको स्वयं निर्मित करना चाहते हैं तो आप स्वयं भी निर्मित कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया फॉर्मेट, कि भाई ये फॉर्मेट नाम का मैक्रो है। और आपको याद होगा मैंने पिछली स्क्रीन पे आपको ये बताया था कि यदि आप माउस क्लिक और बटन पे दोनों पे क्लिक कर मतलब कीबोर्ड पे और बटन पर दोनों पर आप असाइन कर सकते हो। यदि आप कुछ भी नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट बटन पे असाइन होता है। अभी मैं कीबोर्ड पे असाइन करूंगी। देखिए कीबोर्ड पे आपको कोई की असाइन करनी पड़ेगी। की असाइन करने से मेरा मतलब है कि कौन सी की मैं प्रेस करूंगी तो आपकी जो स्क्रीन पर मैं जब भी उस की को दबाऊंगी तो मेरी रिकॉर्डिंग चलने लगेगी। तो आप कोई भी की नहीं ले सकते हैं। आपके कीबोर्ड में फंक्शनल कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक, आप केवल उनका ही चयन कर सकते हैं। अभी मैंने एक की का चयन किया, ये आगे देखिए F7 की जो फंक्शनल की है, ये मैंने F7 की को यहाँ प्रेस किया। अब मैं क्या करूंगी, इसको मुझे असाइन करवाना है। तो देखिए अभी मेरा जो असाइन का काम है वो इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने पर असाइन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये आपका जब तक यहाँ से की यहाँ प्रदर्शित नहीं होने लगी करंट की के स्थान पे, तब तक आपका जो चयन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इसको मैंने क्लोज किया। अब देखिए कैसेट बनी आ गई। याद रहे मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैं होम टैब पे गई। मैं चाहती हूँ मेरा जो फॉन्ट है वो बोल्ड भी रहे, वो इटैलिक भी रहे, वो अंडरलाइन भी रहे, उसका जो फॉन्ट है वो एरियल रहे। अब वो जो है वो सेंटर अलाइन भी रहे। उसका आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये जो है आपकी जो रिकॉर्डिंग थी ये आपने बना ली। अब एक काम करती हूँ, फिर से मैं एक नया कुछ बनाती हूँ और अब इस पे ये मैक्रो रन करूंगी। मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा, जरूरी नहीं है कि ये एक पैराग्राफ हो या ये एक लाइन हो, आपको तो सिलेक्ट करना है और रिकॉर्डिंग चला देनी है। फॉर्मेट जैसा भी होगा, जहां पे भी होगा वो वैसा ही अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए मेरा जो फॉन्ट है वो कैलिब्री है और हर चीज एकदम चेंज है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और आपको याद होगा कि मैंने अपनी की बनाई थी काय के लिए, असाइन की थी मैक्रो के लिए, मैक्रो की फॉर्मेटिंग के लिए। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैंने F7 की का प्रेस किया। ये देखिए अलाइनमेंट भी वैसा, फॉन्ट स्टाइल भी वैसा। आपको याद होगा मेरा पहले कैलिब्री था, ये देखिए ये एरियल हो गया। इतना ही नहीं, आप इसकी फॉन्ट की साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं मैक्रो के माध्यम से। तो ये देखिए ये आपके लिए बहुत आसान होगा। और ये आप कभी इंटरव्यू देते हैं तो बहुत आपको जरूरी तो ये पूछा ही जाता है, जब आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग करते हैं या किसी स्टेनो या टाइपिस्ट के लिए आप परीक्षा देते हैं तो वो हमेशा टाइपिस्ट में यही पूछते हैं कि ये चीज आपको क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन में अधिक से अधिक चीजें लिखनी होती है और अधिक से अधिक चीजें करनी होती हैं। तो ये अगर आप एक एक चीज मैन्युअली करने बैठेंगे तो आपका बहुत ज्यादा समय खर्च होगा। तो आपको इस तरीके से मैक्रोस की सहायता लेनी पड़ती है और आप अपना कम से कम समय में अधिक से अधिक काम ऐसे ही प्रदर्शित करवा सकते हैं। तो ये तो था हमारा मैक्रो जैसा मैंने आपको बताया था, दो तरीके के होते हैं, या तो होते हैं बटन क्लिक पर या बनते हैं कीबोर्ड की सेटिंग पर। अब इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीजें इसमें बताना चाहूंगी
कि जैसे अब आपको अब आगे क्या काम आता है, आगे देखिए हमें बहुत सारे, जब हम दस्तावेज का निर्माण कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ती हैं या बहुत सारी चीजों का निर्माण करना पड़ता है। तो इसको हम आगे कैसे कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक दस्तावेज का निर्माण किया, अब दस्तावेज का निर्माण कर दिया तो उसमें आपसे कई बार क्या बोला जाता है, एक काम करो इसमें कमेंट जोड़ के साइड में ये चीज मेंशन कर दो। तो ये जो कमेंट है, ये कमेंट कैसे जोड़े जाते हैं ये आज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। आपने यहाँ पे कुछ भी एक चीज लिखी, आपने कभी अपने टीचर को दिखाई या कभी आप कहीं जाते हैं तो उसमें बोला जाता है इसमें कमेंट जोड़ो। तो ये चीज इन नॉर्मल तो हम समझ जाते हैं, तो हम पेन से एक जरा सा लाइन बना के वहां पे पेन या पेंसिल से सुधार कर देते हैं। लेकिन जब यही कार्य आपको सिस्टम पे करने को बोला जाता है तो इसको आप कैसे करेंगे। तो अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक वर्ड लिखा, यहाँ पे उसका चयन किया, तो ये देखिए मैंने किस वर्ड के लिए किया था, मैंने पर्टिकुलर इस वर्ड के लिए किया था। तो उसका सिलेक्ट होके देखिए, ये जब कभी आप प्रिंट निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रिंट आपको, ये आपका डॉक्यूमेंट जो एरिया ना, देखिए ये तो यहीं पर है, ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये आपको अलग से दिखेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये आप किसी भी एक, ये कोई नियम नहीं है कि एक दस्तावेज पे एक ही बार कमेंट लाइन ऐड करनी है, एक दस्तावेज पे आप मल्टीपल कमेंट लाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये आपने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब मान लीजिए ये आपने डॉक्यूमेंट जो है ये, अब देखिए इन नॉर्मल तो जब आप देखोगे तो बिल्कुल आपको जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिख रहा है। ये जो कमेंट्स हैं ये कहाँ पर हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट के बाहर हैं। तो आप प्रिंट लेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। तो आप जैसे ही आप पर्टिकुलर उस कमेंट पे जाते हैं तो वो बता देता है कि ये जो आपने कमेंट जोड़े हैं ये किस लाइन में किस वर्ड के लिए जोड़े हैं। जैसे ये कमेंट है, आपको लग रहा है ये कमेंट आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पे चेंज करके यही लिखना है तो आप इसको रख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हैं। आपके पास सुविधा होती है देखिए कि डिलीट एक कमेंट को करना है या डिलीट सारे कमेंट को करना है। यदि आपको लगता है कि सारे कमेंट जो हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं है तो आप सारे कमेंट को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रीवियस पे जाना तो देखिए ये प्रीवियस पे आ गए, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे आना चाहते हैं तो ये आप नेक्स्ट पर आ गए। तो अब आप चाहते हैं यहाँ से डिलीट सारे ऑल कमेंट, तो ये आपके यहाँ से सारे कमेंट्स डिलीट हो गए। तो देखिए ये एक बहुत अच्छी सुविधा होती है आपको आपकी स्क्रीन पर कि आप यहाँ से विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल आप अपने सिस्टम पर एक मार्किंग जो है वो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अब देखिए आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे बोला जाता है दस्तावेज बना तो लिया है, भाई उसका प्रिंट निकालो। तो अब प्रिंट निकालना तो ये तो बहुत चैलेंजिंग सी चीज हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम डेली इसको नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आप कर देंगे प्रिंट। देखिए सबसे पहले आपको अपने दस्तावेज को सेव करना होगा, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, या तो आप Ctrl+S दबाएंगे या फाइल पे जाके सेव कर देंगे। सेव कहाँ करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, किस नाम से, टेस्ट डे 1 के नाम से आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं। इसको आपने सेव कर दिया। अब मैंने इसको कर दिया क्लोज। ये देखिए ये टेस्ट डे 1 के नाम से डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। अब आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो या तो आप Ctrl+P या आप क्या करेंगे, यहां से
इस की का प्रयोग करेंगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा, या आप फाइल पे जाके प्रिंट निकालेंगे। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कैसा दिखेगा प्रिंट होने पे। तो आप यहाँ पे वैसा प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब आप प्रिंट किस किस की निकालना चाहते हैं? आप देखिए सिर्फ ऑड पेज की प्रिंट निकालना चाहते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार हमें जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका प्रिंट एक साथ जरूरत पड़ जाए। आपको सबकी जरूरत है तो प्रिंट ऑल पेजेस। यदि आपको लग रहा है सिर्फ एक पेज की जरूरत है तो प्रिंट करंट पेज। उसके बाद आप चाहते हो सिर्फ इवन पेज या ऑड पेज, तो आप वैसे यहाँ प्रिंट निकाल सकते हो। आप कस्टम करना चाहते हो, कस्टम मतलब आप पेज नंबर 2 चाहिए, फिर आपको कॉमा करके आप लिखेंगे पेज नंबर 8, फिर आप कॉमा करके लिखेंगे पेज नंबर 12, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। आप कंटिन्यूटी में देना चाहते हो, मतलब पेज 5 से लेके पेज 11 तक, तो आप ऐसे दे सकते हो। दोनों साथ में देना चाहते हो ऐसा, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कस्टम प्रिंट। फिर उसके बाद आप प्रिंट कैसा निकालना चाहते हो? आप प्रिंट निकालना चाहते हो वन साइडेड या बोथ साइडेड? देखिए क्या होता है कि जो अभी आप आजकल के जो नए प्रिंटर हो गए हैं तो उसमें क्या आता है, आप लिख दीजिए प्रिंट बोथ साइडेड। तो बोथ साइडेड में क्या होता है, पहला पेज प्रिंट होता है, ऑटोमेटिकली वो पेज फिर से उसी में जुड़ जाता है और सेकंड साइड प्रिंट होने लगता है। मतलब आपको मैनुअली कुछ नहीं करना होता है। लेकिन अब आज का पुराने टाइम के जो प्रिंटर है जो काफी जगह पे अभी भी लगे हुए हैं, तो वो लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उनको कैसे मेहनत करनी पड़ती थी कि पहले 10 मिनट बचे हैं, मतलब 11 पे करना है, 10 मिनट में आप क्वेश्चन ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले इवन पेज पे वो लोग क्या करेंगे, पहले ऑड पेज का प्रिंट निकालते थे, फिर उसको वैसे ही उस ऑर्डर में वो वापस रख देते थे, तो वो फिर उसके बाद इवन पेज का प्रिंट निकालते थे। तो देखिए अभी आजकल सुविधाएं बहुत ज्यादा हमको मिल गई हैं, तो हम उसके अनुसार क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। यदि आपके पास प्रिंट ऑन बोथ साइड वाला एक एडवांस प्रिंटर अवेलेबल है तो आप वो प्रिंट कमांड दे देंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ से पहले ऑड पेज पे प्रिंट निकालेंगे, फिर आप इवन पेज पे प्रिंट निकालेंगे। फिर उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से भी पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी पेज की साइज चेंज कर सकते हैं, फिर यहाँ से भी पेज की मार्जिन चेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस के टैब में बताई थी। क्योंकि आप जब प्रिंट निकालते हैं, कई बार हम डॉक्यूमेंट तो इन नॉर्मल निर्माण कर लेते हैं, जब हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तब समझ में आता है अरे ये तो इसमें प्रिंट निकालना था। दूसरा, आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी कॉपीज हमको निकालनी है, नंबर ऑफ कॉपीज। कहते हैं ना, इसके 2 सेट बना दो, 5 सेट बना दो, तो नंबर ऑफ कॉपीज जो है यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज आपको यहाँ से बनानी है। आप चाहते हैं कि जो आपका पेपर है भाई मैं सामने वाले को दिखाना चाहता हूं, अभी ये फाइनल प्रिंट नहीं निकला है, फाइनल प्रिंट निकालने के लिए बस एक बार पहले अपने सीनियर को या अपने से किसी बड़े को दिखा दूं, तो आप चाहते हैं एक पेज का जो प्रिंट है वो एक पेज में 4 पेज की एक साथ थोड़ा सा कोलैज होके प्रिंट उसमें निकल आए। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस आपकी जो सुविधा है आपको यहाँ पे माउस से क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। तो होपफुली आज जितना ये कुछ भी हमने जो देखा, ये हमारे आगे आने वाले भविष्य में बहुत काम आएगा। आप चाहे कहीं इंटरव्यू में चले जाएं, आप कहीं इन नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी देखिए ये सारी चीजें जो है बहुत पूछी जाती है कि पेपर की सेटिंग कैसी कैसी होती है, कहाँ कहाँ होती है। इनफैक्ट यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, टेम्परेरी बेस पे सिस्टम पे कुछ फ्रंट पेजेस बना रहे हैं या छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो होपफुली इनसे बहुत सारी चीजें आपको हेल्प मिली होंगी और समझ में आई होंगी। अब समय है, अगर आपके कुछ भी जो आज का हमने सेशन लिया है इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप अपनी क्वेरीज करिए ताकि हम उसका समाधान दे पाए। हेडर बोल के करूं?
ओके सर, एक क्वेश्चन मुझे आया है कि हेडर क्या है। तो हेडर ये होता है कि किसी भी दस्तावेज के शीर्ष में जो पाया जाता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि डॉक्टर का जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेटर लेते हो तो ऊपर लिखा होता है ना उसके नर्सिंग होम का नाम, उसके क्लिनिक का नाम, और वो कैसे कहाँ कहाँ पे वो पड़ा हुआ है, मिलने का समय, उसकी डिग्री। तो ये किसी भी जो लेटर हेड बनते हैं या अपनी शासकीय डायरियां बनती है तो उसमें जो सबसे ऊपर लिखा होता है वो हेडर होता है। बार बार सेव करना जरूरी होता है फाइल को? हाँ, एक्चुअली हम कहते हैं कि सिस्टम में जब आप काम कर रहे हैं तो बार बार सिस्टम का को आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको सेव कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बैकअप नहीं है, बैकअप इन द सेंस आपके पास यूपीएस नहीं है या लाइट चली गई तो आपका जितनी भी मेहनत थी वो वेस्ट जाएगी। तो यस, सेव करना जरूरी है। और अगर विजिटिंग कार्ड में प्रिंट पूरे पेज के देंगे होंगे सिलेक्टेड एरिया का, तो सर वो आपका सिलेक्टेड एरिया का ही सिर्फ प्रिंट निकलेगा। आपको वो तो सिर्फ एक बनाते समय आपको एक लेआउट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे जितने भी एमएस ऑफिस के आपके पास वर्जन है सब में वाटर मार्क होगा। हाँ, आपके पास एक ये समस्या आ रही होगी कि यदि आप लोग जो वर्ड 7 में काम कर रहे होंगे तो उनको क्या डिजाइन पे नहीं दिख रहा होगा, तो उनके लिए क्या करना होगा, पेज लेआउट टैब है ना, वहां आपको वाटर मार्क लगाना होगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि वाटर मार्क के ऊपर कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, ये तो आपके पास क्या है कि सिंपल एक पेज बन गया, अब उसके ऊपर आप कुछ भी करते रहे, हो जाएगा। लाइट शो हो रहा है। वैसा मैंने आपको बताया था कि वाटर मार्क वैसे भी लाइट होता है और उस पर आपने कलर भी लाइट कर दिया होगा। तो आप एक काम करिएगा, अगर पिक्चर वाटर मार्क लिया है तो वॉश आउट ऑप्शन को हटाइएगा, और यदि टेक्स्ट वाटर मार्क लिया है तो वो सेमी ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को रिमूव कर दीजिएगा, तो वो सही दिखने लगेगा। मतलब एक पेज को हम लैंडस्केप में ओके सर, अभी मैं इस चीज में आपको बताऊंगी, जैसे कि आप चाहते हैं कि अलग अलग उसको लैंडस्केप में अलग शो करना है और पोर्ट्रेट में अलग शो करना है। तो देखिए, अभी ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका है आपका जो फ्रंट पेज आप अलग बना रहे हैं उसको आप अलग सेव कर लीजिए और बाकी पेज को आप अलग सेव कर लीजिए। तो वो सबसे बेटर तरीका होगा आपके डॉक्यूमेंट में कुछ को लैंडस्केप पे रखने का और बाकी को, मतलब पहले पेज को लैंडस्केप में रखना है, दूसरे को पोर्ट्रेट में रखना है। बिल्कुल हो सकते हैं। एक मेरे पास नया क्वेश्चन है कि वाटरमार्क और वर्ड आर्ट एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट पे प्रीव्यू पे आप जाएंगे तो आप कंट्रोल पी जैसे ही करेंगे तो वहां आपको कंट्रोल पी दबाना है प्रिंट के लिए, आपको जो उसका जो प्रीव्यू है सामने डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, अब बात है कि पीडीएफ फाइल हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, पीडीएफ फाइल के लिए आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स ऐसे उपलब्ध हैं जिसमें आप वर्ड के किसी भी दस्तावेज को आप पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको यहाँ पे भी जब आप सेव करने जाते हैं तो यहाँ पे भी सेव के ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है सेव एज पीडीएफ, तो आप वहां के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस 7 और 16। एक देखिए, मैं आपको फिर से बोलूंगी, आप ऐसा मत करिए कि आप एक ही सिस्टम पर 16 एमएस ऑफिस 16 और एमएस ऑफिस 7 एक साथ अपलोड कर दें। आप एट अ टाइम एक ही को यूज करें, वो ज्यादा बेटर होगा और ज्यादा अच्छा होगा। मैं दोनों को एक साथ रखने की सलाह आपको नहीं दूंगी। हाँ बिल्कुल, इसमें वाटरमार्क का जो साइज है वो आप अपने, मैंने आपको बताया था ना, ऑटो है, 200%, 10%, 100%, ये आप अपने आप उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को फाइल मेल करनी है तो आपके पास जो ईमेल अकाउंट होता है वहां पे आप अटैच पे जाइए और अटैचमेंट के माध्यम से आप अपना जो फाइल है उसको आप ऐड कर लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्नेचर हर पेज पे दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, आपके पास सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे क्वेश्चन है कि डिफरेंट पेज पे अलग अलग तरह के आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो देखिए जैसे वाटर मार्क होता है, हेडर फुटर होता है, पेज बॉर्डर होते हैं, ये एट अ टाइम एक ही उस पे सब जगह एक जैसे लगते हैं। तो फिर आप एक काम करिए, उसको आप अलग अलग स्पेसिफाई करके अलग अलग अप्लाई करिए। ओके, बात आती है कि हाइपरलिंक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आप जैसे ही इंसर्ट टैब पे जाएंगे वहां पे आपको हाइपरलिंक ऐड करने का एक ऑप्शन होगा, उसके माध्यम से आप हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं।
बिल्कुल आप कस्टम वाटरमार्क कैसे भी कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि यदि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उस समय मान लीजिए लाइट चली जाए तो क्या आपकी वो रिकॉर्डिंग है वो सेव रहेगी? तो नहीं सर, इससे आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको फिर से स्टार्ट करना होगा। वो तो तब के लिए ठीक है जब आप एक ही कंटिन्यूटी में काम कर रहे हो, सिस्टम उस समय बीच में टर्न ऑफ नहीं हुआ है। देखिए, आप जब ईमेल में एक साथ मल्टीपल लोगों को आप कैसे भेज सकते हैं, तो वो जो आपकी एक इंटरनेट और ईमेल की क्लास होगी उसमें भी आपको बताया जाएगा। और आप क्या करेंगे, जब मल्टीपल लोगों को एक साथ भेजना है, अटैचमेंट करिए और जितने लोगों को भेजना है वो पूरा का पूरा उसमें वहां पे आप मेल उनको पेस्ट कर दीजिए, तो सबको एक साथ इकट्ठा चला जाएगा। देखिए, आपका अगर डेटा डिलीट हो गया है आपसे और आप चाहते हैं उसे वापस लेकर आए, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल Z, आप अंडू कर देते हैं ना, तो आप वैसा कर दीजिए जब तक तो आपका डेटा आ जाएगा। और यदि आपने सब डिलीट करके सेव करके बंद कर दिया है, उसके बाद आप चाहते हैं उसको लाना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, यदि आप उसको पुराना एज प्रीवियस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z करके अंडू करके आप उसको ला सकते हैं। देखिए, ईमेल फाइल की लिमिट बिल्कुल होती है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस ईमेल फाइल पे काम कर रहे हैं। लाइक आप शासकीय ईमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं या जीमेल का यूज कर रहे हैं, तो देखिए हर एक याहू का है, रेडिफ का है, सबका एक एक लिमिट साइज डिपेंड करता है। तो वहां पे आपको दिख जाएगा हर एक जो कंपनी है वो अपने कितने साइज का आपको डेटा जो है वो सेंड और रिसीव करने की लिमिट दे रही है। ये हर कंपनी का थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है, जी आपको वहां पे जो आप पर्टिकुलर जिस कंपनी को फॉलो कर रहे हैं वहां से आपको थोड़ा सा आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। टेबल में जैसा मैंने आपको बताया था, अगर ऐड करना है तो इंसर्ट, डिलीट करना है तो आपको डिलीट ऑप्शन, डिवाइड करना है तो स्प्लिट ऑप्शन ये यूज करेंगे, और मर्ज, और जब आपको 2-4 सेल को एक करना है तो मर्ज ऑप्शन, ये आपको इसमें आप विकल्प का प्रयोग करना होगा। प्रिंट कमांड आपने जो देखा, कंट्रोल P दबाएंगे या आप फाइल पर जाएंगे, जैसे आप चाहे MS ऑफिस 7 पे काम करें या इसके अब किसी भी वर्जन पे काम करें, तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पे आप क्लिक कर देंगे या कंट्रोल P दबाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, जो कीबोर्ड और मैक्रोज में देखिए आपको जो इजी है आप वो करिए, ये कोई नियम नहीं है कि आपको कीबोर्ड से ही करना है या बटन से करना है। मैं आपको कह रही हूँ आपको जो आसान लगे, कई लोगों को माउस क्लिक इजी लगता है, कई लोगों को बटन असाइन करना इजी लगता है, दोनों का तरीका एक है, आप जैसे करना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। लोगों को सभी पेज पर दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हेडर फुटर के माध्यम से तो आप लोगों को हर पेज पे दिखाते हैं, उसकी तो प्रॉपर्टी ही ये होती है। सो होपफुली आज का हमारा जो भी सेशन होगा आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको मैं इसका एक जो पीपीटी है वो आज आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा, और जितनी भी क्वेरीज हैं जो आज आपको बताया है प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।